Hello, hello. Just a second. Let me. Push it. Just a sec. Okay. So, before we proceed ahead, ऑनलाइन पब्लिक जो भी यूट्यूब पे चैट कर रहा है, ठीक से सुनना. फास्ट ट्रैक यू कैन नॉट डू ओनली. मतलब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या हम सिर्फ फास्ट ट्रैक करके पास हो सकते हैं क्या? आंसर इज बिल्कुल नो. तुम्हारे पास पहले कुछ तो विजन होना चाहिए. तुमको अगर कुछ भी मालूम नहीं और तुम फास्ट ट्रैक करोगे, ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो यार तुम? तो ऐसा अगर पास होते तो सीए कोर्स में मतलब पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हो सकता था ना. तो तो ये पहला एक चीज मतलब क्लियरली समझ लेना. सिर्फ फास्ट ट्रैक करके आप पासिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए. मतलब ऐसे ना, मतलब जो चीज सिखाने के लिए 230 240 घंटे गए हैं उसको आप 20-25 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपने पहले पढ़ा होना चाहिए. तो जो भी है, अगर 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 एस पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या ये लेक्चर्स देख सकते हैं? नहीं बेटा. आई कैनॉट अश्योर यू. मतलब मेरे पास वो ऐसे कोई मैजिकल स्किल्स नहीं है कि आप पहली बार, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस है. तो कैलकुलेशंस के तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जो होने चाहिए. दिस इज बेसिकली फॉर रिविजन ब्रश अप सेशंस. तो ब्रशअप के लिए आपने कुछ तो, हाँ आपने कुछ पढ़ा है तो आपको इसका जरूर फायदा होगा. आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कैसे? मतलब यार ये बच्चों का, आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना. तो पहले मैं एक्सपेक्टेशन सेट राइट करना चाहता हूं. नंबर 1, आपके पास थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, या तो आपने कुछ तो लेक्चर अटेंड किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. कुछ भी नहीं किया था, आप पहली बार ये चैप्टर को सुन रहे हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा सकता हूं. इट इज नॉट पॉसिबल. दूसरा चीज, ये कितने टाइम में खत्म होगा, क्या होगा, आई डोंट नो. आई विल नॉट बी एबल टू कवर अप ऑल द चैप्टर्स. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर अप ऑल चैप्टर्स. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो कवर अप करने वाला हूँ. सारे चैप्टर्स पॉसिबल नहीं है. सारे चैप्टर, 35 चैप्टर्स है. 35 चैप्टर्स को टाइम रिक्वायर्ड विल बी टू मच. तो मैं मेरे हिसाब से ये कवर अप कर लूंगा. सो
ये सारा कवर कर लूंगा। एफएम मैंने जितना चैप्टर्स था उतना ले लिया है, बाकी आप आपका देख लेना बेटा, मैं सारे चैप्टर्स कवर अप नहीं कर रहा हूं। तो यूट्यूब पब्लिक ये करना, मैं कोई तुम्हारा डाउट्स वगैरह भी मैं यूट्यूब चैट पे तरफ नहीं देखने वाला। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन अ लेक्चर। जो डाउट रहेगा ये फालतू के कब होगा, कितने बजे होगा, नोट्स क्या है, मैं कुछ भी आंसर नहीं करने वाला हूं। आप कंसेप्ट के ऊपर सोचना, चैटिंग के ऊपर मत सोचना। So with that, let us start. Good morning, friends. Let us kickstart with the advanced account fast track. We'll cover up some wonderful chapters which will give you good coverage of decent 40-50 marks, which we should try to cover up. First, I'm going to kickstart with the lengthy chapter जो AS14 है, amalgamation accounting का। तो वो चैप्टर मैं पहले आज कवर अप करना चाहता हूं। अमालगमेशन का एक बड़ा चैप्टर है, 15-20 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको इसके ऊपर। 15 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लंबा क्वेश्चन। तो ये पहले ओल्ड सिलेबस में जो बच्चे थे इनके लिए ग्रुप 2 में था। ग्रुप 2 में आपने किया होना चाहिए, कुछ तो मालूम होना चाहिए आपको ग्रुप 2 का, या आपने उसके बाद अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप दिया था ओल्ड सिलेबस में, अपने ब्रिज बैच मैंने एक लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे, वो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कितना। यहाँ पर क्वेश्चंस लाइक एक क्वेश्चन सॉल्व करना इसका 35 मिनट्स लगता है एक क्वेश्चन को। तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट आर कवर्ड इन द चैप्टर कंप्लीटली। क्वेश्चंस जो आपने रेगुलर लेक्चर्स में सॉल्व किए होंगे वो क्वेश्चंस घर पे जाके आप इमीडिएटली क्या करना चाहिए, आज आपने ऑडिट करना चाहिए, या इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके से क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो। तो आज के आज आपका ये अमालगमेशन खत्म होना चाहिए। तभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगले 1-1.5 आवर के अंदर हम अमालगमेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप करें। उसके बाद आप जाके आपके नोट्स रहेंगे, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं रेगुलर लेक्चर्स के अंदर, वो रेगुलर लेक्चर्स के क्वेश्चंस आप गो थ्रू करना, ऑडिट करना उसका। आईसीए के मॉडल के जो क्वेश्चन है ऑडिट करना, उसके लिए लगभग आपको पूरे अमालगमेशन को ऑडिट क्वेश्चंस करने के लिए 4 घंटे आपने देने चाहिए। तो आज का ये अभी तक 12 बजे तक का जो समय है, 12 साढ़े 12 मैक्सिमम, व्हाटएवर, जब तक भूख नहीं लगती तब तक, 12:30 तक तो नहीं लगनी चाहिए, तो वो कवर अप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद आप 4 घंटे दे देना, चैप्टर खत्म हो जाएगा, नींद आपको सुकून वाली नींद आ जाएगी। 15 मार्क का चैप्टर, 10 से 15 लेके चलना क्वेश्चंस। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूं। यूट्यूब ऑनलाइन, कॉन्सेंट्रेट ऑन दी कॉन्सेप्ट्स रादर देन द आस्किंग क्वेश्चंस। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर। सो when two businesses decide to come together, we call it as a inorganic growth. So amalgamation is basically a form of inorganic growth. Inorganic growth का ये एक तरीका है। ये नोट्स जो भी है मैं एंड में शेयर अप कर लूंगा। अभिषेक जावरे एकेडमिक अपडेट्स का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वहां पर जाके आप ये नोट्स एंड में मिल जाएगा आपको। t.me वो कुछ तो आता है यार, ADZ अपडेट्स करके, ऐसा टेलीग्राम में सर्च करने का रहता है, तो तुम आइडेंटिफाई कर लेना। आपने लिंक डाला होगा नहीं डाला होगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे मालूम नहीं है। तो वहां पर जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। 2 कंपनीज एक साथ मर्ज हो रही है। अब देखो उसमें डिफरेंस कहां पर है। There has to be winding up for the accounting standard 14 to be applicable. AS14 का हम accounting करने वाले हैं। For AS14 to be applicable, there has to be winding up of a company. अगर मैं एक कंपनी हूं, मैं बिग लिमिटेड हूं, I am acquiring 70% shares of small limited. It is not amalgamation. It is acquisition. मैं उसको सब्सिडियरी क्रिएट कर रहा हूं। इसका अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस में है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो AS21 में जाएगा। AS14 में चीज क्या कवर्ड है। AS14 में जब एक कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वो कवर अप करेंगे। तो वीक लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ये दोनों वाइंड अप हो रहे हैं। दोनों वाइंड अप होके जो कंपनी क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलेंगे जायंट लिमिटेड। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर। समझा तुमको, ट्रांसफरर कंपनी। और इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी। देयर इज अ ट्रांसफरर कंपनी एंड व्हाट, देयर इज अ ट्रांसफरी कंपनी। समझ में आया।
सो ट्रांसफरर कंपनी एक है और एक ट्रांसफरी कंपनी है। तो ट्रांसफरर कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दिया है और हमने उसको ट्रांसफर किया है किसको? ट्रांसफरी कंपनी को। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सप्लेन करता है। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, बट आपके सिलेबस में ट्रांसफरर भी है, उसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हो गए। ट्रांसफरी के बुक्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अप्लीकेबल है। तो बिफोर वी टर्न टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, आपको क्या समझना है? ट्रांसफरर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगा? तो कैसे होगा ट्रांसफर के बुक में अकाउंटिंग? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है। ट्रांसफरर के बुक्स हमें क्लोज करने हैं और ट्रांसफरी के बुक्स हमें ओपन करने हैं, या ऑलरेडी रह सकता है वहां। ट्रांसफरी में भी एन एग्जिस्टिंग कंपनी और इट मे बी अ न्यू कंपनी। तो ट्रांसफरी के बुक में वो जो असेट्स और लाइबिलिटीज है वो हमें रिकॉर्ड करनी है। ट्रांसफरर के बुक में मुझे कुछ करना ही नहीं है। ट्रांसफरर के बुक में जो अकाउंट को डेबिट बैलेंस है उसको मुझे क्रेडिट करना है, जो अकाउंट को क्रेडिट है उसको डेबिट करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। तो कंपैरेटिवली ट्रांसफरर के बुक्स एस में कवर्ड नहीं है। तो अमालगमेशन का ये जो स्टैंडर्ड है ये अप्लाई कब होगा? जब एक कंपनी या दो कंपनीज वाइंड अप होके उनको किसी और ने टेक ओवर किया है, उसको किसी और ने टेक ओवर किया है। तो ये कंपनीज वाइंड अप हो रही है और उनको टेक ओवर जायंट ने किया है, या देयर कैन बी एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है? एक ही कंपनी है वीक, वो वाइंड अप हो रही है और स्ट्रांग उसको टेक ओवर कर रहा है। बच्चों, दो कंपनीज वाइंड अप होकर एक हो रही है या एक को वाइंड अप करके दूसरा कोई टेक ओवर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग इज सेम। क्या कंपलसरी होना चाहिए? AS14 इज इक्वल टू वाइंडिंग अप ऑफ अ ट्रांसफरर। अगर वाइंडिंग अप के जगह पे आप शेयर्स खरीद रहे हो, मैंने 70% बोला था, यहां पे मैंने एग्जांपल में 60% लिया, तो अगर आप 60% का शेयर्स खरीद रहे हो और वीक वाइंड अप नहीं हो रही है, वीक इज नॉट वाउंड अप, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बाइज 60% shares of whom? Weak. If a strong buys 60% shares of weak, तो strong को हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और वीक को हम बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। इसके लिए AS21 अप्लीकेबल होगा। होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। होल्डिंग कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो AS21 भी आपके सिलेबस में है। आई होप यू अंडरस्टूड। कॉस्टिंग के पूरे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। ये जो स्पैम बॉट्स बाकी एकेडमीज के लोग यहां पर आ रहे हैं ना, बेटा मैं तुमको सीधा सीधा बात कर रहा हूं, जो भी बाकी के टीचर से मुझे मालूम है, प्लीज ऐसी गंदगी मत करना। टीचर का है, टीचर के जैसा सिखाने का काम करना। कॉस्टिंग के सारे लेक्चर्स मैंने मेरे हिसाब से आपको शेयर किए, मेरे ऑल चैप्टर्स, मतलब 15 के 15 चैप्टर डिस्क्रिप्टिव, मेरे सारे चैप्टर शेयर किए। FM मैंने 4-5 चैप्टर लिए, बच्चे ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैं क्या करूं यार? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कोई तुमसे कोई 1 रुपया नहीं लिया, ना 1 रुपया लूंगा। मैंने जितना प्रॉमिस किया उतना करूंगा, मेरे को जितना पॉसिबल है उतना करूंगा। बॉस, आई एम नॉट प्रॉमिस यू दैट आई विल टेक ऑल द चैप्टर्स। मैंने कोई ऐसा ये नहीं बोला कि तुमको 60 मार्क मिलेंगे। मैंने जो रेगुलर लेक्चर्स का फी लिया था पूरा तुमको सिखाया हुआ है, जी जान लगा के सिखाया हुआ है, जितना जरूरत था उससे बहुत ज्यादा दिया हुआ है। जो तुम्हारे टीचर लोगों के पास बाकी लोगों को समझेगा भी नहीं। तो प्लीज यहाँ पे आके ऐसे फालतू गंदगी मत करना। हम वसूल के आदमी है, तो जो मैंने प्रॉमिस किया, मैंने बोला आपको पूरे चैप्टर्स लूंगा। मैंने अभी क्या बोला? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कवर अप करूंगा। कॉस्टिंग में भी मैंने आपको बोला था, कॉस्टिंग में मैंने सारे चैप्टर्स लिए थे, कुछ चैप्टर्स पिछले रिकॉर्डेड थे, वो सारे है। बच्चे अगर अटेंड नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं यार? आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड, आई कैन एंजॉय माई टाइम विथ माई रिसर्च और माई अदर वर्क। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए बेटा थोड़ा। तो मैंने FM रेगुलर लेक्चर्स दिए, तो फास्ट ट्रैक मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने जितना फाइनेंस डिसीजन 50% FM जो था वो मैंने पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन सारा कवर अप कर दिया था। बच्चे अगर वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं यार? बच्चों को ही इंपॉर्टेंस नहीं समझता तो इट इज नॉट मैंडेटरी। मैं जितना मैं यहाँ पर भी आपको बोल रहा हूँ, मैं अप टू पर्टिकुलर पॉइंट मैं खींच सकूंगा। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो आई विल स्टॉप। इट्स मैं कोई वो तुम्हारे चाटुगिरी टाइप वाला टीचर नहीं हूँ कि भाई तुम आने ये कर लो, बिल्कुल नहीं है।
मैं अपने वसूलों पे चलने वाला आदमी हूं, जो है वो कर लेंगे। तो जो भी बंदे है, मैंने पूरा कॉस्टिंग दिया है। एफएम के मैंने कुछ चैप्टर्स दिए थे, उतना चैप्टर्स तुमने दे दिया। रेगुलर लेक्चर्स में सब कुछ सिखाया हुआ है, सुन लेना। लिसन टू दिस। तो देयर इज अ AS14, AS21, 21 पे भी जाएंगे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े चैप्टर्स जो है ना वो मैं कवर अप करूंगा, जो डर खौफ क्रिएट करता है। अब ट्रांसफरर के बुक्स में अकाउंटिंग करने के पहले आपको सबसे पहले आपको AS14 में समझना है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन कहां से आता है ये समझ लेना। परचेस कंसिडरेशन मतलब क्या है? बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। बिजनेस ऑफ अ ट्रांसफरर कंपनी इज टेकन ओवर बाय हुम? ट्रांसफरी कंपनी। तो उसके लिए कुछ तो पैसा देना चाहिए कि नहीं? किसने पैसा देना चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर को पैसा देना चाहिए। अब वो पैसा आप कैश के फॉर्म में दे सकते हो, आप शेयर्स के फॉर्म में दे सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। द मनी विच इज पेएबल बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ये वर्ड याद रखना, टू द shareholders of transfer. I did not say equity shareholders. I used the word shareholder. ट्रांसफरी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को जो पैसा देना है उसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। तो देखो, एज पर पैराग्राफ 3G ऑफ AS14, कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन मीन्स aggregate of shares and other securities issued and payment made in the form of cash and other assets by the transferee company to the shareholders. एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, to the shareholders. What is not important? Form of payment is not important. क्या बोला मैंने? Form of payment is not important. आप शेयर्स के फॉर्म में दे रहे हो, आप कैश के फॉर्म में दे रहे हो, आप डिबेंचर्स के फॉर्म में दे रहे हो, आप कोई स्टॉक दे रहे हो, वो रिलेवेंट नहीं है। क्या रिलेवेंट है? शेयर्स, शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट कर रहे हो। अब देखो, ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी का बैलेंस शीट इमेजिन करो। ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ असेट्स है, कुछ लायबिलिटीज है, और बाकी का होता है शेयर होल्डर्स फंड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर्स भी रहते हैं। ये यहां पर सच में पीसी का मतलब लोगों को लगता है ओनर्स को जो पैसे दे, ओनर बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में थोड़ा अप्रोच अलग है। वो ओनर्स नहीं बोल रहा है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ओनर ट्रीट कर रहा है, ना कि क्रेडिटर। ये जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो अप्रोच बदलेगा। सीए फाइनल में प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट को इंड एएस में हम क्लासिफाई करते हैं इनटू इक्विटी कंपोनेंट एंड अ डेट कंपोनेंट, लेकिन हम इंड एएस नहीं सीख रहे। हम क्या सीख रहे हैं? एएस। एएस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी के जैसा ही ट्रीटमेंट दिया है। तो जो ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स है और ट्रांसफरर कंपनी की लाइबिलिटीज है, उसके लिए नेट पेमेंट कितना करना है? कौन पेमेंट करेगा? ट्रांसफरी। कैसे करेगा? शेयर्स, कैश, स्टॉक, क्या फॉर्मेट में पेमेंट कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। फॉर्मेट इज नॉट रिलेवेंट। व्हाट इज रिलेवेंट? टू हुम आर यू मेकिंग अ पेमेंट? So, thus consideration for debenture holders shall not form part of the PC, क्योंकि debenture holder is not a shareholder. So, shareholder can be equity shareholder can be a preference shareholder. The liability of debenture holders will be taken over by the transferee company and it will be discharged. Yeah, debenture holders may not be taken over. See, ट्रांसफरर कंपनी है, उसके बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स इज अ लाइबिलिटी। ये डिबेंचर्स को टेक ओवर किया जा सकता है या टेक ओवर नहीं किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट? टर्म्स एंड कंडीशंस। पीसी का मतलब क्या है? पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर ऑफ होम? ट्रांसफरर। अब ये पेमेंट कैलकुलेट कैसे करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? रियलिटी में पेमेंट कैसे डिसाइड करना है आपका, मतलब दोनों का डिसीजन है म्यूचुअली। अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, ठीक से सुनना। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन में दिया रहेगा, लमसम अमाउंट दिया रहेगा
कि ट्रांसफरी कंपनी टेक्स ओवर ट्रांसफर फॉर सो एंड सो अमाउंट। एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन, है ना, है ना। तो लमसम मेथड का मतलब क्या है? अंडर दिस मेथड purchase consideration is agreed upon in totality without identifying value of individual asset and value of individual liability, है ना। नेक्स्ट, लमसम मेथड क्लियर है क्या सबको? लमसम मेथड एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना। क्यों एक्सपेक्ट मत करना? इजी है, तुमको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। नेट असेट मेथड, ये नेट असेट मेथड में क्या है? इंडिविजुअल असेट का अमाउंट दिया रहेगा कि दिस मशीनरी इज वर्थ सो एंड सो, डेटर्स आर वर्थ सो एंड सो। तो ऐसे आपको इंडिविजुअली हर एक असेट का मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। आप सारे असेट्स का मार्केट वैल्यू ले लो। रिमेंबर, असेट साइड पे फिक्टिशियस असेट भी हो सकते हैं, लिखना अलाउड नहीं है आज की तारीख में, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी के टाइम का एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, जो आ सकता है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। असेट साइड पे क्या रहता है? फिक्टिशियस असेट, मतलब जो सच में असेट नहीं है लेकिन तभी भी असेट साइड पे लिखा है। अब बोले कहां से मतलब क्या है यार? आता है इंस्टीट्यूट, पुराने जमाने में होता था। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इज एग्जांपल ऑफ fictitious asset, expenditure to be debited to P&L, but you are not showing in the P&L, you are showing it on asset side. तो उसको आपको इग्नोर करना है, इग्नोर फिक्टिशियस असेट। तो वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर इंडिविजुअल असेट की हम वैल्यू ले लेंगे, माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। एग्जाम का टिप, अगर एग्जाम में कोई असेट की वैल्यू नहीं दी, अज्यूम इट इज टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू। तो क्वेश्चन में वो सारे असेट्स की वैल्यू देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ नहीं लिखा तो क्या करोगे? बुक वैल्यू पे लोगे। लेकिन याद रखना, मैंने एक चीज क्या लिखा है? लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारी असेट्स टेक ओवर की या लाइबिलिटीज टेक ओवर की। क्वेश्चन प्लीज बहुत बारीकी से पढ़ना, कौन से असेट टेक ओवर किए हैं, कौन से लाइबिलिटीज टेक ओवर किए। और आईसीआई को भी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन में लिखना कौन से एसेट टेक ओवर किए। तो पहला चीज क्या टेक ओवर किया ये देखो। दूसरा चीज उसका एग्रीड वैल्यू क्या है वो देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्रीड वैल्यू। क्यों? पीसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीड वैल्यू चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल जो डेडली है, जिसके बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको। लेट अस से ये बैलेंस शीट है ऑफ स्मॉल लिमिटेड। मैं पर्पसफुली टी फॉर्म में लिख रहा हूं। स्मॉल लिमिटेड बोले तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरर का बैलेंस शीट में ले रहा हूं। तो ट्रांसफरर के बैलेंस शीट में है 8% डिबेंचर्स। ठीक से सुनना, 8% डिबेंचर्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं 15,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बोलो कितना आएगा रे बच्चों? 15,000 और ये 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए का डिबेंचर है। और नीचे आपको एडजस्टमेंट में लिखा है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टेक्स ओवर। हु इज स्ट्रॉन्ग लिमिटेड? ट्रांसफरी। हम पीसी निकल रहे हैं, अकाउंटिंग पे आऊंगा मैं, पूरा सारा चैप्टर में कंसेप्ट जो है ना पूरे के पूरे कवर अप करूंगा। अगर आप सुनोगे पूरे कॉन्सेप्ट कवर अप करूंगा। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टेक्स ओवर 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स एट 10, मैं क्लियरली लिख रहा हूं, मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा लिख रहा हूं। एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग इट्स ओन डिबेंचर्स, इट्स ओन 9% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। ऑब्जर्व करना अभी क्या है, इसका मतलब क्या है। कौन कंपनी? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी आइडेंटिफाई किया क्या सब लोगों ने? ट्रांसफरर कौन है बच्चों? स्मॉल लिमिटेड इज अ ट्रांसफरर।
I hope everyone understood small limited is a transferor. Yes, thank you. तो स्मॉल लिमिटेड ये है, ट्रांसफरर है. तो ट्रांसफरर का जो बुक्स में अमाउंट है उसके लिए रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? पहले क्या आइडेंटिफाई करो? रिडेम्पशन वैल्यू. रिडेम्पशन वैल्यू 15 लाख के डिबेंचर्स थे, वो तुम कितने पे रिडीम करने वाले हो? रिडीम मतलब वो टेक ओवर करेंगे. टेक ओवर कर ले तो पुराने रिडीम हो गए, नए डिबेंचर्स आ गए. तो आपने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग टेक्स ओवर 8% डिबेंचर्स एट अ 10% प्रीमियम. तो पहले रिडेम्पशन वैल्यू ढूंढो. रिडेम्पशन वैल्यू आ गई तुम्हारी 15 लाख इंटू 110%. 10% प्रीमियम तो 100 तो पे करना ही है, इंटू 10 मत करो. दैट बिकम्स 16,50,000. 16,50,000. What is 16,50,000? Redemption value. Against this, there is a issue amount. You have to satisfy redemption value. What do you have to do? You have to satisfy redemption value. मतलब क्या है? जितना भी redemption value है उतना तुमको पे करना है कंपल्सरीली. लेकिन तुम एक डिबेंचर क्या कर रहे हो? डिस्काउंट पे दे रहे हो. 100 रुपए का डिबेंचर आप 90 पे दे रहे हो. तो इश्यू अमाउंट और इन इश्यू अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू 16,50,000. मैच होना ही चाहिए. क्योंकि अगर आप उनको बोल रहे हैं 16,50,000 हम आपको पे कर रहे हैं, तो आपने जो डिबेंचर इशू की उसकी वैल्यू भी 16,50,000 होनी चाहिए. इशू अमाउंट शुड बी 16,50,000. बट प्रॉब्लम क्या है? फेस वैल्यू एंड द इशू अमाउंट आर डिफरेंट. तो नए कंपनी में फेस वैल्यू अगर 100 है तो डिस्काउंट कितना है? 10 है. और इश्यू प्राइस कितनी आएगी? 110 नहीं है, 90 आएगी. दैट 90 शुड बी इक्वल टू 16,50,000. तो आप क्या करोगे? फेस वैल्यू ढूंढोगे. बोलो फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कितना था? 18,33,000. 33,333. दैट शुड बी फेस वैल्यू. बाकी का डिस्काउंट बोलो कितना था? 1,83,333 आएगा. 10%. 1,83,333 का क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा. अब मुझे बोलो पीसी के लिए आप कौन सी वैल्यू लोगे? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जब पीसी निकालेगा तो पीसी के लिए आप क्या आंसर लोगे? परचेस कंसीडरेशन. परचेस कंसीडरेशन आता कैसे है? वैल्यू ऑफ असेट्स लेस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. वैल्यू ऑफ असेट्स less value of what? Liabilities is equal to what? PC. है ना? समझा? बोलो मुझे कितना लोगे? लाइबिलिटी में कितना लोगे? 18,33,333 और 15 लाख और 16 लाख. बोलो कितना है? बोलो बोलो बोलो. आंसर इज 16,50,000. एमसीक्यू क्वेश्चन भी ऐसा ही आ सकता है. एमसीक्यू के लिए अलग कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. अब यही क्वेश्चन मैं दे दूंगा और मैं बोलूंगा हाउ मच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन. ऑप्शन ए 15 लाख जो सब ट्रांसफरर कंपनी के बैलेंस शीट में है. ऑप्शन बी 16,50,000. ऑप्शन सी 18,33,000. करेक्ट आंसर इज 16,50,000. क्या लिखा था मैंने? देखो, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू. अब इसका अकाउंटिंग आएगा. अकाउंटिंग अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. मैं पहले कैलकुलेशन देखो. परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन. आसानी से. हाँ, कभी कभी पीसी आपको रेडीमेड दिया रहेगा तो मतलब तुम लॉटरी लग गया तुम्हारा. लेकिन एक्सपेक्ट मत करना. एक्सपेक्ट मत करना पीसी में. पीसी का मतलब बोलो क्या है वापस? पीसी इज अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. आई होप यू अंडरस्टूड. शेयर होल्डर्स में इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, है ना? तो लमसम मेथड क्लियर है सबको? नेट असेट्स मेथड क्लियर है? नेट असेट्स में क्या करेंगे? असेट्स की वैल्यू लेस लाइबिलिटीज. अब एक चीज याद रखना, लाइबिलिटी माइनस करते टाइम में ना कुछ लोग रिजर्व्स भी माइनस करते हैं. रिवैल्यूएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या ऐसा कोई भी रिजर्व रहेगा, रिजर्व को माइनस मत करो. लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया प्रोविडेंट फंड,
कभी कभी गधे क्या करते हैं, प्रोविडेंट फंड रिजर्व, नाम में रिजर्व लिखा है लेकिन वो लायबिलिटी है। रिजर्व इज पेएबल टू इक्विटी होल्डर्स, लायबिलिटीज आर पेएबल टू आउटसाइडर। लायबिलिटीज माइनस करो, रिजर्व्स को माइनस मत करो। तो ये नेट असेट्स में क्या लोगे आप बच्चों, असेट्स की एग्रीड वैल्यू लेना है आपको। एग्रीड वैल्यू कैन बी हायर देन द बुक वैल्यू, कैन बी लोअर देन द बुक वैल्यू। और एक चीज, बहुत बार एग्रीड वैल्यू में गुडविल अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, ट्रांसफर के बैलेंस शीट में गुडविल नहीं हो सकता क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप अकाउंट करते हो, करे नहीं। तो गुडविल को आपको क्वेश्चन में देंगे, गुडविल इज 3 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट सो एंड सो ईयर। इट मे बी सिंपल एवरेज, इट मे बी वेटेड एवरेज, इट मे बी योर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, फाउंडेशन में आपने गुडविल के मेथड्स लर्न किए थे। बेसिकली क्या रहेगा मालूम है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अब वो प्रॉफिट कैन बी जस्ट द एवरेज प्रॉफिट और इट कैन बी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आई अज्यूम तुमने बीकॉम में या 12वीं में किया है। तो गुडविल का मेथड पढ़ो पहले, कौन सा मेथड दिया है। तो कभी कभी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये पॉइंटर्स मैंने यहां पर लिखे हैं। तो only agreed value should be taken over fictitious asset should be ignored. Only agreed value of liability should be considered. Undistributed profit like reserves should be ignored, should not be deducted. Reserves should not be deducted. Provident fund, employee profit sharing or other liabilities are to be deducted. ये कॉन्सेप्ट बुक है। थर्ड पार्ट, पेमेंट मेथड, सुन लेना। और एक टाइप आ सकता है जो एग्जाम में मैं बताता हूं आपको। पेमेंट मेथड मतलब एग्जामिनर आपको एक्सचेंज रेशो देके रखा है, सुन लेना। नेट पेमेंट मेथड मतलब क्या है, एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी बोला है कि फॉर 1 इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी आर टू बी गिवन। या आपको बोलता है यू फाइंड आउट द रेशो बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्लिक फेयर वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो एग्जाम में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लिखना है पर्टिकुलर्स। मैं 2 कंपनी का नाम ऐसे ही ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बोले तो ट्रांसफरर एंड स्मॉल बोले तो ट्रांसफर। कुछ एक काम करो, ट्रांसफरर, ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी है। अगर एक्सचेंज रेशो क्वेश्चन में प्रिंटेड है तो दिमाग लगाओ ही मत, बहुत बढ़िया। एक्सचेंज रेशो से आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रहे हैं वो निकल के आएंगे। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। एग्जाम में एक्सचेंज रेशो नहीं दिया, जब सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सचेंज रेशो दिया ही नहीं है। वो एग्जामिनर बोलता है शेयर्स स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टुक ओवर स्मॉल लिमिटेड based on intrinsic values or based on fair value or based on net asset value, कुछ भी वर्ड आने दो, assets minus liabilities। तो आपको करना क्या है, दोनों का वैल्यूएशन करना है। बच्चों एक सेकंड रुको, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप क्या किए थे, ये जो ऊपर वाला मेथड नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड में आपने सिर्फ किसके एसेट्स वैल्यू किए रे, सिर्फ ट्रांसफरर के एसेट्स वैल्यू किए, ट्रांसफरी का वैल्यू करने का जरूरत ही नहीं था। क्यों पीसी किसके लिए निकल रहा है, ट्रांसफरर के लिए या री के लिए, ट्रांसफरर का एसेट्स का पीसी है, ट्रांसफरर का आप पीसी निकाल रहे हैं ना, परचेस कंसिडरेशन। तो नेट एसेट्स में मैंने सिर्फ ट्रांसफर की एसेट्स ली, ट्रांसफरर की लायबिलिटीज ली और पीसी का अमाउंट निकाल लिया। लेकिन ये नेट पेमेंट मेथड मतलब क्या है, नेट पेमेंट में आप शेयर्स दे रहे हो, किसके शेयर्स, ट्रांसफरी के शेयर्स आप दे रहे हो, किसको टेक ओवर करने के लिए, ट्रांसफरर को। तो आपको शेयर्स का रेशो ढूंढना पड़ता है। तो रेशो कैसे ढूंढेंगे, देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, असेट्स की एक वैल्यू लिखूंगा सारी, फिर लायबिलिटीज की वैल्यू लिखूंगा। असेट्स में गुडविल दिया है तो गुडविल ऐड करो, असेट्स लायबिलिटीज। देयरफॉर प्लीज लिसन केयरफुली, एक्सचेंज रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड फॉर इक्विटी शेयर्स। तो ये जो आता है ये नेट असेट्स आता है, लेकिन ये नेट असेट्स जो होता है ना, ये नेट असेट्स शेयर होल्डर्स के लिए होता है। लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करो। मेनी स्टूडेंट्स फॉरगेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
That is why you get net assets for equity. Net assets for whom? Equity. Net assets for equity divided by number of equity shares. Divided by what? Number of equity shares. Divided by number of equity shares किया आपने, और ऐसा जाके आएगा आपका फेयर वैल्यू पर शेयर. ऐसे जाके क्या आएगा आपका? फेयर वैल्यू पर शेयर. फेयर वैल्यू पर शेयर आ गया आपका, दोनों कंपनीज का फेयर वैल्यू पर शेयर. असेट्स माइनस लायबिलिटीज के. असेट्स की कौन सी वैल्यू लोगे? मार्केट वैल्यू. दिया होगा तो, नहीं दिया तो बुक वैल्यू. करोगे क्या यार? वो क्या करते, एक हाथ दो असेट का मार्केट वैल्यू देते, गुडविल देते, तो गुडविल ले लो. हाँ, ये चीज मत भूलना. कभी कभी ना कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स रहते हैं. तुम्हारा कोई लायबिलिटी है लेकिन बैलेंस शीट पे अभी तक नहीं है, और बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ मर्जर दिस लायबिलिटी इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड, तो उसको भी लेके आओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. गुडविल ऑफ बैलेंस शीट ही है. गुडविल जो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो बैलेंस शीट पे रहता नहीं है, उसको भी लेके आओ. नेट एसेट वैल्यू आ गया. लेट अस अज्यूम, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, यहाँ पे 90 रुपीज आ गया और यहाँ पे 60 रुपीज आ गया पर शेयर. अज्यूम करना. किसके लिए निकाला मैंने ये फेयर वैल्यू पर शेयर? इक्विटी के लिए. तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर का 1 शेयर इज इक्वल टू 60 एंड ट्रांसफरी का 1 शेयर इज इक्वल टू 90. तो शेयर एक्सचेंज रेशो क्या आएगा? फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर यू विल गिव 2 शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी. क्यों? ऐसा रेशो ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट सेम आए. 63s are 180, 92 is also 180. समझा ना तुमको? तो for every 3 shares of transferer you will give 2 shares of transferee. Clear है क्या सबको? I can't hear. So transferer के total shares है. Transferer अपने एग्जांपल में स्मॉल has 5 लाख, नहीं 5 लाख नहीं, 6 लाख करता हूं, राउंड आएगा फिगर. मेरे को फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं चाहिए, और फ्रैक्शनल शेयर्स आ गए तो फ्रैक्शनल के लिए कैश देते. रोने का नहीं. उससे चिंदी, फ्रैक्शनल इज ऑलवेज चिंदीगिरी. कभी कभी फ्रैक्शन आता है ना, फ्रैक्शन कभी टोटल पे नहीं निकालते. शेयर होल्डर बाय शेयर होल्डर फ्रैक्शन निकलेगा. फ्रैक्शन आ गया तो उसको कैश पे करना होता है. अकाउंटिंग में सिर्फ इंस्टेड ऑफ शेयर्स यू विल गिव कैश. जर्नल एंट्री अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ अकाउंट हेड में कुछ शेयर्स के फॉर्म में जाएगा, कुछ कैश के फॉर्म में जाएगा. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 लाख शेयर्स है तो कितने शेयर्स इश्यू हो गए? पीसी. देयरफॉर पीसी विल बी इक्वल टू, बच्चों सिंपल बोलूं, 6 लाख इंटू 60 पीसी आता है. बट ऐसा नहीं दिखाने का. दिखाने का कैसे? 6 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. फॉर 3 शेयर्स यू आर गिविंग 2. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट रेशो ही देते हैं 3 इंटू 2. ओ, इक्विटी शेयर्स का रेशो अलग रह सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रेशो अलग रह सकता है. 3 इंटू 2 बोलो 4 लाख. 4 लाख शेयर्स ऑफ हुम? ऑफ बिग, नहीं नाम क्या था उसका? स्ट्रॉन्ग. ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जाम्पल ऑफ रुपीज 10 एट रुपीज 10 फेस वैल्यू में अज्यूम कर रहा हूं, एट रुपीज 180. तो 4 लाख इंटू 180 करना है आपको. बच्चों पीसी निकालते टाइम पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई इश्यू प्राइस से करना. क्वेश्चन में इश्यू प्राइस नहीं दिया तो ये जो फेयर प्राइस है वही इश्यू प्राइस लेने का. लेकिन डियर इंस्टीट्यूट कभी कभी आपको ऐसा भी करवाने को बोलती है कि शेयर का फेयर प्राइस 180 है बट शेयर आर इशूड एट 10. ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट एग्जाम में. सच में आप नंबर ऑफ शेयर 180 के हिसाब से निकालोगे लेकिन इश्यू प्राइस में 10 कंसिडर करोगे. रेगुलर बैच का बुक अगर आपके पास है, लारा सारा करके एक क्वेश्चन था. दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन बट इट हैज कम इन द एग्जाम. यहां पे लॉजिकली मैं इंटू 10 नहीं करना चाहिए, मैंने इंटू 180 करना चाहिए. लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोला शेयर्स आर इशूड एट फेस वैल्यू, बच्चों एक्सचेंज रेशो फेयर वैल्यू के हिसाब से निकालने का, लेकिन पीसी फेस वैल्यू के हिसाब से निकालने का. ये थर्ड क्लास चीज मुझे सिखाना पड़ेगा. हेडलाइन लिखो, लिखो हेडलाइन. शेयर एक्सचेंज रेशो should always be with reference to fair value of assets and liabilities. Should always be with respect to fair, F-A-I-R,
should always be with reference to fair value of assets and liabilities. Share value of what? Share exchange ratio is calculated with reference to fair value of what? Assets and liabilities. But examiner may ask to issue shares at face value. Word बहुत क्लोज है. Examiner may ask to issue shares at face value. तो सच में बात करें तो तुम्हारा जो पीसी है वो 72 lakhs का है. 4 lakh into 180. अरे हाँ है ना, 77 1 करोड़ आएगा क्या? 7.2 करोड़ का पीसी है सच में. लेकिन अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में बोला शेयर्स आर इश्यूड एट पार और फेस वैल्यू, यू हैव टू डू द मिस्टेक. क्या करना पड़ेगा आपको मिस्टेक में? 4 लाख इंटू 10 करना पड़ेगा आपको. 4 लाख इंटू 10 करना पड़ेगा आपको. आप बोलेंगे क्यों सर, मैं क्या करूं यार, एग्जाम में आता है ऐसे थर्ड क्लास चीज. ये भी इनकी रियल लाइफ में ऐसे करोगे ना, इफ यू डोंट इश्यू द शेयर्स एट अ फेस वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू, लोग बचा के रखेंगे तुमको. बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल चेंज हो जाएगा. छोड़ो, सोचो मत. पीसी शुड बी विथ रेफरेंस टू मार्केट वैल्यूज ऑब्लिक फेयर वैल्यूज ऑब्लिक इंट्रिंसिक वैल्यू. कुछ भी वर्ड यूज करना. एक्सचेंज रेशियो इंस्टीट्यूट करेक्ट निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? इश्यू प्राइस निकलते टाइम पे बेसिकली होता क्या है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम दिखना है ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम दिखता नहीं बैलेंस शीट पे. उसके जगह पे गुडविल या बाकी कुछ तो रिजर्व दिखता है. जाने दो, क्वेश्चन पढ़ना है. तो ऑन योर स्क्रीन पहला पॉइंट, पीसी मेथड्स. 3 मेथड सिखाए सिलेबस का. लमसम मेथड, नेट असेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड. इन नेट पेमेंट मेथड दे विल गिव यू शेयर एक्सचेंज रेशो और दे में आस्क यू टू कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशो. मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया. और फिर आप कैसे करोगे? नेट पेमेंट मेथड में आप क्या करोगे? पीसी में लिखोगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. कौन से फॉर्मेट में पेमेंट किया रिलेवेंट है क्या? ऐसा एग्जामिनर बोल सकता है आउट ऑफ 180 20 रुपीज इज गिवन इन द कैश. सॉरी, आउट ऑफ 180 नहीं, आउट ऑफ 60 20 रुपीज इज गिवन इन कैश, रिमेनिंग इज गिवन इन शेयर्स. चलेगा क्या? हाँ, कहां पे लिखा है कि पूरा का पूरा पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में देना चाहिए? आपने लिसन टू दिस, फॉर्म ऑफ पेमेंट डज नॉट डिसाइड पीसी. Form of payment decides how accounting is to be done in the books of transferee. ट्रांसफरी के बुक पे 2 मेथड्स हम सीखने वाले हैं. वो मेथड्स फॉर्म ऑफ पेमेंट पे डिपेंडेंट है. हेडलाइन लिखो टॉप ऑफ द पेज. फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी डज नॉट डिसाइड, फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी डज नॉट डिसाइड calculation of purchase consideration, does not decide calculation of purchase consideration, but it decides accounting in the books of transferee company. But it decides accounting in the books of transferee company. Hello. I assume everyone has understood it. It decides accounting in whose books? Transferees books. तो आपने पीसी क्वेश्चन में आपको देंगे शेयर एक्सचेंज रेशो, उसके हिसाब से यू कैलकुलेट कंसिडरेशन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर समथिंग समथिंग, कंसिडरेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टोटल अमाउंट. टोटल इज व्हाट? टोटल परचेस कंसिडरेशन. अभी इक्विटी शेयर का ये जो अमाउंट है ना, इसमें से कुछ कैश में जा सकता है, कुछ शेयर्स में जा सकता है. इंट्रिंसिक वैल्यू का रेशो हो सकता है, बुक वैल्यू का रेशो हो सकता है, कुछ भी. बुक वैल्यू बोले तो नेट असेट्स माइनस नेट असेट्स फॉर शेयर होल्डर्स माइनस सम ड्यू टू प्रेफरेंस
शेयर होल्डर्स, अभी अभी हमने माइनस किया था। ओ, सम ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों लिखा मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? कभी कभी एग्जामिनर बोल सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, देन द सम ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल नॉट बी फेस वैल्यू, विल बी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। वो पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये रेशो किसके लिए निकलता है? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं निकाल रहे हम, इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रेशो देंगे या अमाउंट देंगे, और उल्टा करो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। अगर बुक वैल्यू निकालना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस मार्केट वैल्यू सम पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये पीसी आ गया तुमको। एनीवन हैज अ डाउट? ऑनलाइन पब्लिक, ऑफलाइन पब्लिक, ऑन पीसी कैलकुलेशंस। पीसी का 3 मेथड है अकाउंटिंग के लिए। ये पीसी के मेथड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं दिए हैं, ये मैंने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करके मेथड बोले आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही लिखा है, पीसी इज पेमेंट ड्यू टू शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, फुल स्टॉप। हाउ टू कैलकुलेट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज। वो उन्होंने एक कमर्शियल एग्रीमेंट है कैसे कैलकुलेट करने का, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, ये मैंने आपके एग्जाम के मेथड्स एक्सप्लेन किए। अभी अगर आपका पीसी आ गया तो ही आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हो, या पीसी क्वेश्चन में देना चाहिए। अकाउंटिंग हमें कितने बुक्स में देखना है? 2। कौन से 2 बुक? ट्रांसफरर एंड एनीवन हैज अ डाउट? प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करना पड़ेगा क्या? नहीं प्रीतेश, प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों लेस करेंगे? अगर हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स में है, आउटस्टैंडिंग है, और वो अभी हमें पे करना है, और प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर के, तभी हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स। अदरवाइज प्रेफरेंस डिविडेंड वुड हैव बीन ऑलरेडी पेड ना। तो बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरर में देख, ये स्मॉल लिमिटेड है, उसका बैलेंस शीट है। तो स्मॉल लिमिटेड के बैलेंस शीट में क्या रहेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, अज्यूम करो 40 लाख रुपए का कैपिटल है, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड 12% पे है। अब 12% तुमको माइनस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन बोलता है डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 3 years एंड नाउ इट इज अग्रीड टू पे दैट डिविडेंड, तो फिर क्या करोगे? ठीक, बहुत बार क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो पेएबल है वो बैलेंस शीट पे रहता ही नहीं है। क्यों? वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी करके रहता है, क्योंकि कंपनी ने अगर पास्ट में लॉस किया था तो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया ही नहीं होगा, उसका अकाउंटिंग भी नहीं किया होगा हमने, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाया था क्योंकि कंपनी को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो 40 लाख का ऊपर 12% आता है, टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 40 लाख इंटू 12%, 4.8 लाख, और ऐसे 1-2 साल के लिए आउटस्टैंडिंग है, अज्यूम करो 9.6 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में नीचे लिखा है, और लिखा है कि एट द टाइम ऑफ मर्जर दिस डिविडेंड इज टू बी पेड। तो फिर क्या करोगे आप? पीसी में 40 लाख बुक वैल्यू ऑफ असेट्स लोगे, बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज माइनस करोगे, जो अमाउंट आया लेट्स अज्यूम वो आ गया 390 लाख, 390 में से आप 40 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करोगे, और जो डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है वो भी माइनस करोगे अगर दिया है तो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप सिर्फ प्रीमियम माइनस करोगे, और फिर इक्विटी का बुक वैल्यू आएगा आपको, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके बुक वैल्यू पर शेयर आएगा। आई होप यू आर क्लियर। विच मेथड टू यूज व्हेन? अंकिता, इतना आसानी से अगर क्वेश्चन में दिया होता विच मेथड टू यूज व्हेन, तो एग्जाम आसान रहता। देख, अगर टोटल अमाउंट दिया तो लमसम मेथड, अगर एक्सचेंज रेशो दिया है क्वेश्चन में तो पेमेंट मेथड पे जाओ, और अगर वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज दे दिया इंडिविजुअली तो नेट असेट्स पे जाओ। अब तेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के जज करना पड़ेगा। लमसम मेथड तो मतलब अमाउंट दिया रहेगा। नेट पेमेंट मेथड तू कब यूज करेगी? नेट पेमेंट मेथड अगर एक्सचेंज रेशो दिया है, इस रेशो में क्या क्या क्वेश्चन बोलता है, फॉर 1 इक्विटी शेयर, कभी कभी 1 की जगह पे 3 के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब फॉर 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी आर गिवन। अब उसका इश्यू प्राइस देना चाहिए, नहीं दिया तो आप वर्किंग कर लो इश्यू प्राइस का, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालो, कुछ तो वर्किंग करना पड़ेगा तेरे को। तो एक्सचेंज वो क्वेश्चन पढ़ के आपको जज करना पड़ेगा, कोई उसका रूल नहीं है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ये जो मेथड्स ऑफ पीसी है, आगे जाके मैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं, उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है।
मैं अभी अकाउंटिंग के दो मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, परचेस मेथड एंड अ मर्जर मेथड फॉर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। उन दो मेथड्स का, और ये जो तीन मेथड पीसी के दिए, ये कुछ लिंक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखे नेट पेमेंट मेथड आ गए तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पीसी के मेथड बोले मैंने, वो क्वेश्चंस एनालाइज करके मैंने बोला है तुम्हारे समझ में आने के लिए। अब जो अकाउंटिंग के मेथड्स है वो मेरे नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ने खुद AS14 में लिखे हुए हैं। चलिए अभी हम जाते हैं किधर, इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू इज फेयर वैल्यू। देखना बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या था, ये यही इंट्रिंसिक वैल्यू बेटा। असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स ऐड कर, कौन है, दीप सिंह जी, दीप जी, ऑल असेट्स को ऐड करिए टोटल, लायबिलिटीज को माइनस करिए तो आपका नेट असेट्स आ जाएगा। असेट्स की मार्केट वैल्यू लेना, अगर नहीं मार्केट वैल्यू दी तो बुक वैल्यू पे चलना पड़ेगा, एक एग्जाम है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्रेफरेबली मार्केट वैल्यू पे आता है, लेकिन सारे असेट्स का मार्केट वैल्यू एग्जाम में नहीं आता। गुडविल जो है वो अलग से ऐड कर इधर, क्योंकि नॉर्मली बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रहेगा, या रहेगा तो उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ सकता है। तो असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूड फिगर्स कंसीडर करना, डू नॉट कंसीडर बुक फिगर्स। लायबिलिटीज ले लिया तो नेट असेट्स आ जाएगा मिस्टर दीप फॉर शेयर होल्डर्स। हमें शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए, हमें रेशो इक्विटी शेयर्स का निकालना है। तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना भी पेएबल है वो लिख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेएबल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सम डिविडेंड या प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है ना, वो ले लो। फिर इक्विटी वालों की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर। ये जो फेयर वैल्यू है इसी को ही इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। फेयर वैल्यू पर शेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। मार्केट वैल्यू सच में नहीं हो, बट बोलो 90 और 60 का रेशो आ गया। सर कैन यू रीइटरेट द पॉइंट रिलेटेड टू रिजर्व्स लाइक प्रोविडेंट फंड? Provident fund is a liability. Provident fund is not a reserve. Reserve should not be deducted. Liability is to be deducted. Liability और reserve में फर्क है। Liability is payable to outsider. Reserve is payable to equity holder. तो जब आपको net assets निकालना है तो हम क्या माइनस करते हैं बेटा? Liability. Provident fund is a liability. Even if they write the word provident fund reserve, word reserve लिखने से वो reserve नहीं बनता, वो लायबिलिटी ही है। समझा? वो लायबिलिटी ही है। तो लायबिलिटीज को माइनस करो, रिजर्व्स को माइनस मत करो। तो ऐसा जाके तुम्हारा पीसी आएगा। और किसी को कोई डाउट? आई होप मिस्टर जोशी आपका डाउट क्लियर हो चुका है। ये शुभम जोशी है ये। चलो डाउट जिन बच्चों के पूछा, डाउट आंसर करना है चैट बॉक्स में टाइप किया करो। नेक्स्ट अभी अकाउंटिंग पे जा रहे हैं हम। किसके अकाउंटिंग पे जा रहे हैं? ट्रांसफरर के बुक्स में। ये अकाउंटिंग मतलब क्या है? ये अकाउंटिंग है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बिफोर वी स्टार्ट विद एनी जर्नल एंट्रीज, कॉमन सेंस लगाओ। दिखता ही हो, स्क्रीन लाइट जाएगा तुम्हारा। सुन लेना, ये देखो, ये बैलेंस शीट है स्मॉल लिमिटेड का। स्मॉल लिमिटेड का बैलेंस शीट देखो। स्मॉल लिमिटेड के बैलेंस शीट में यहां पर असेट 1, असेट 2, असेट 3, असेट 4 ऐसे असेट्स हैं। ये असेट्स बुक वैल्यू पे हो गए। इनको टेक ओवर बुक वैल्यू पे किया है या अग्रीड वैल्यू पे किया है उसका कोई संबंध नहीं है अभी। वो पीसी के लिए था। पीसी में आप कौन सी वैल्यू लेते हो? एग्रीड वैल्यू। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दिया तो हम बुक वैल्यू लेते हैं। पीसी अलग है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। लायबिलिटी 1, लायबिलिटी 2, लायबिलिटी 3। ऑब्जर्व करना, ठीक से सुनना। लायबिलिटी 1, 2, 3 आ गया। यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अंडरस्टूड? बहुत सारे रिजर्व्स है। ये क्या है? बैलेंस शीट है। किसका बैलेंस शीट है? स्मॉल लिमिटेड। स्मॉल लिमिटेड कौन है? ट्रांसफरर। उसकी दुकान हमें बंद करनी है। उसकी दुकान हमें बंद करनी है। क्यों बंद करनी है? वाइंड अप हो गया। वाइंडिंग अप हो गया तो ही ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। वाइंडिंग अप नहीं तो AS21 है, वो आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगी। इसके बाद हम 21 ले लेंगे या कोई तो ले लेंगे, मैं आपको बोलता हूं।
क्या लेंगे? सो हमें दुकान बंद करनी है। दुकान जब बंद करनी है, दुकान जब बंद करनी है तो क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का है। बच्चों, असेट माइट अपीयर हियर एट 50 लाख, इट माइट बी टेकन ओवर एट 70 लाख और 5 लाख और 10 लाख। एग्रीड वैल्यू रिलेवेंट नहीं है। क्या रिलेवेंट है? बुक वैल्यू। तो स्टेप 1, मैं आपको स्टेप्स बोल रहा हूं ब्रॉड बेसिस पे, ठीक से सुनना। सबसे पहले करो डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट। डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट मतलब क्या है? बैलेंस शीट में जो असेट्स है उनको क्रेडिट करो, रियलाइजेशन को डेबिट करो। असेट अकाउंट को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी को बंद करने के लिए लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन। तो डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट मतलब क्या है? ट्रांसफर असेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ट्रांसफर ऑल योर असेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दो, उनको आराम से ट्रांसफर कर लेना। वन बाय, ओ दिस शुड बी ट्रांसफर्ड सेपरेटली, वन बाय वन। एंट्री क्या करोगे? आप लिखने के लिए जर्नल एंट्री पूछा तो सेपरेट मत करना, कंबाइन करना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू इन्वेंट्री। हमेशा चेक करना एग्जाम में कैश टेक ओवर किया है या नहीं। ये बहुत एम्बिगुअस पॉइंट रहता है। ट्रांसफरर का जो कैश है वो टेक ओवर किया है या नहीं किया है। अब बोलेंगे कैसे समझेगा? वो थोड़ा लक वाला पार्ट है यार, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं देते वो, कभी कभी देते हैं, कभी कभी देते ही नहीं है। आपको आंसर देखने के बाद पता चलता है क्या किया उन्होंने। तो आपको नॉर्मली, अगर मैं आपको हिंट बोलता हूं, अगर वो क्वेश्चन लिखते हैं बिजनेस एज अ होल इज टेकन ओवर, अज्यूम करना कैश भी टेक ओवर किया है। वो आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया दीज असेट्स आर टेकन ओवर, मतलब कैश नहीं लिया। बिजनेस इज टेकन ओवर, कैश भी टेक ओवर किया। अब थोड़ा सा वो तुमको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि क्या टेक ओवर किया है क्या नहीं। इसलिए आज क्या करेगा तुम लेक्चर के दौरान 4 घंटे में क्या करेगा? ऑडिट कर लेगा। आईसीआई के मॉडल के क्वेश्चंस करो, हमने क्लास में जो क्वेश्चंस किए वो करो, आपने किसी और से क्लास किए उन्होंने जो क्वेश्चन किए वही करो। भरोसा रखो, करो क्वेश्चंस। इट्स ओके यार, क्वेश्चंस करो वो सारे। और अतरंगी जो क्वेश्चंस है बहुत सारे अतरंगी क्वेश्चंस है, उनको स्टार करो, हाईलाइट करो, वो देख लो, इरिटेट मत हो जाओ। ट्रांसफर ऑल असेट्स लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, ये चला गया। फिर क्या है देयर आफ्टर? ये जो ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक अकाउंट या सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट आता है, उसको ट्रांसफर करो। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का जो अमाउंट है वो कहां पे ट्रांसफर करने का है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ ट्रांसफर करने का है। समझा क्या रे? फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट अलग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलग याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में है 20 लाख को, और हमने एग्री किया उनको 22 लाख रुपया देने का। तो एंट्री क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 22 लाख। है ना? सारे के सारे अमाउंट्स आपने ट्रांसफर कर दिए। डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट हो गया। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स याद रखना। दूसरा चीज, ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड टेक ओवर किया है या नहीं किया है, कभी भी ट्रांसफर, सिर्फ कैश को ट्रांसफर मत करो। कैश इज नेवर ट्रांसफर्ड, कैश इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन ओनली इफ कैश इज टेकन ओवर, अदरवाइज कैश इज ऑलरेडी रियलाइज्ड। हेडलाइन लिखो, कैश ऑफ ट्रांसफरर, cash of transferor is transferred, cash of whom? Transferor is transferred to, बोलो, realization. Cash of transferor is transferred to realization only if it is taken over, only if it is taken over,
only if it is taken over. Is it possible that it is not taken over? Yes. If not taken over, as it is, कैश अकाउंट रख दो ना उसका. और एक चीज याद रखना, जर्नल एंट्री अगर क्वेश्चन में पूछा है तो डेटर अकाउंट अलग रहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट अलग रहता है, उसका एंट्री अलग अलग पास करो. डेटर को ग्रॉस पे ट्रांसफर करो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अलग ट्रांसफर करो. तो ये डीकंपोजिशन से होगा क्या? तो बोलो, डीकंपोजिशन से होगा क्या? डीकंपोजिशन से जो बैलेंस शीट में सारे आइटम्स है वो क्या हो जाएंगे? वो क्लोज हो जाएंगे. ऑल द असेट्स, all the assets and all the liabilities are to be closed. are to be closed. close मतलब assets को आप क्रेडिट करो, लायबिलिटी को डेबिट करो. असेट अगर टेक ओवर नहीं की तो भी ट्रांसफर करने का. टेक ओवर किया है या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट हमें क्लोज करना है. टेक ओवर किया या नहीं किया रिलेवेंट. दूसरा चीज, क्या अमाउंट पे टेक ओवर किया वो भी रिलेवेंट नहीं है. दिस अमाउंट विल बी एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू. तो चलो डीकंपोजिशन के एंट्री देखो. पहले फेज 1 डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट. देखो क्या लिखा है? ट्रांसफर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स. एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट. 1 बाय 1 असेट चला गया. लायबिलिटी, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बच्चों डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी. मैंने ये सिर्फ क्लैरिटी के लिए एंट्री लिखा है. 2 नंबर और 3 नंबर एंट्री सेम ही है. ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इज नथिंग बट लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. 2 और 3 क्या है? सेम है. डिबेंचर टेक ओवर किए या टेक ओवर नहीं किए, रिलेवेंस है क्या? नहीं. कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर किए? फेस वैल्यू, क्योंकि बैलेंस शीट में फेस वैल्यू रहेगा. एग्रीड वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, एग्रीड वैल्यू फेस वैल्यू से. एग्रीड वैल्यू रिलेवेंट नहीं है एंट्रीज के लिए. एग्रीड वैल्यू कहां पे था? पीसी में आया था, है ना. अब ट्रांसफरर के बुक्स में एग्रीड वैल्यू नहीं है, बुक्स क्लोज करो, है ना. और एग्रीड वैल्यू वापस रिलेवेंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी. डिपेंड्स ऑन द मेथड. ट्रांसफर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. रियलाइजेशन को अरियर्स ऑफ डिविडेंड या प्रीमियम पेबल, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वही रियलाइजेशन को जाएगा. टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. डू यू अंडरस्टैंड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ये क्या हुआ रे? प्रेफरेंस शेयर्स का चला गया. ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस. इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू हुम? सन्ड्री शेयर होल्डर्स. मैंने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया. समझा के सबको? देन सबसे इंपॉर्टेंट, ये थर्ड क्लास दादाजी के जमाने का चीज, फिक्टिशियस असेट. अगर फिक्टिशियस असेट है तो क्या है? इट इज लाइक एन असेट. इट इज लाइक अ असेट. असेट अकाउंट को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट. कैसे क्लोज करोगे उसको? क्रेडिट. देखो एंट्री क्या लिखा है? रियलाइजेशन नहीं डेबिट किया मैंने, ये फिक्टिशियस असेट. आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे ना, आंसर वही आता है. लेकिन वी ट्रांसफर फिक्टिशियस असेट डायरेक्टली टू shareholder. Fictitious asset is nothing but what? Expenditure to be written off but not written off for whatever reason. तो वो सच में P&L को डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं किया. ये अलाउड नहीं है फिक्टिशियस असेट. लेकिन पुराने जमाने के क्वेश्चंस आ गए तो ये भी बोलता हूं रिसेंटली थोड़े कम हो गए, आते हैं, प्रोपोर्शन कम हो चुका है. तो डायरेक्टली फिक्टिशियस असेट को कहां पे ट्रांसफर करना है आपको? सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट. टू P&L अकाउंट लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अदर अकाउंट्स इंडिविजुअली करो. फेज 1 हो गया. क्या हुआ है फेज 1 में? डीकंपोजिशन ऑफ बैलेंस शीट कर दिया. किसका बैलेंस शीट डीकंपोज कर दिया हमने? ट्रांसफरर का बैलेंस शीट हमने क्लोज कर दिया. सारे असेट्स, सारे लायबिलिटीज क्लोज आउट हो गए. क्लियर है क्या? ठीक है. फेज 2 सबसे आसान है, पीसी ड्यू. पीसी का अकाउंटिंग. हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं? ट्रांसफरर को पीसी पेएबल है या ट्रांसफरर को पीसी रिसीवेबल है? रिसीवेबल. अब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द फेज 1 रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे असेट्स है, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज है रियलाइजेशन अकाउंट में. लेकिन असेट्स लायबिलिटी बुक वैल्यू पे है. पीसी मार्केट वैल्यू पे रहेगा या एग्रीड वैल्यू पे रहेगा. डिफरेंस बिटवीन एग्रीड वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज प्रॉफिट लॉस. तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस आ जाएगा लेकिन कुछ खर्चा भी आता है रियलाइजेशन का. पीसी ड्यू. ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ये ड्यू मतलब पीसी शोन रिसीवेबल. ये पीसी हमने क्या किया?
रिसीवेबल लिखा है, फिर पीसी आएगा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, पीसी आ गया, क्या फॉर्म में आएगा, कुछ भी फॉर्म में आने दो, कैश बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी डेबिट, अदर सिक्योरिटीज ऑब्लिक असेट्स ऑफ द ट्रांसफरी डेबिट. सो व्हाट यू रिसीव्ड डेबिट, डेबिट क्या किया आपने, व्हाट यू रिसीव्ड, व्हाट यू रिसीव्ड इज व्हाट, डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी. समझ में आया क्या, टू ट्रांसफरी कंपनी क्यों किया, टू ट्रांसफरी कंपनी क्यों किया, क्योंकि उनसे आया ना, ऊपर हमने रिसीवेबल दिखाया था, तो हमारे पास पीसी आ गया. नेक्स्ट पार्ट 3. अब बच्चों हमने फेज 1 में सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर किए थे, रियलाइजेशन को सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर की थी, आया ना. ऐसा जरूरी है क्या सारे के सारे टेक ओवर हो गए, जो असेट टेक ओवर नहीं हुई है उसको बेच दो, बेच के क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. टू असेट नहीं करना है, टू रियलाइजेशन करना है, क्योंकि असेट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. सो डिस्पोजल ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी, अगर कुछ लाइबिलिटी है टेक ओवर नहीं की, तो एंट्री क्या होगी, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी टू बैंक जनरली होता है, लेकिन अभी लाइबिलिटी टू बैंक नहीं करने का, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि ऑलरेडी लाइबिलिटी इज गॉन टू रियलाइजेशन. सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर, बच्चों 10 नंबर का ही एंट्री है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, वही देखो ना सेम एंट्री है. अगर डिबेंचर होल्डर्स टेक ओवर नहीं किए, किसने, ट्रांसफरी ने, तो हम पे करेंगे ना उनको, कितना पे करेंगे, जो अग्रीड अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस प्रीमियम इफ एनी, पे कर दो. तो फेज 3, फेज 1 बोलो क्या था, डिकम्पोजिशन, फेज 2 परचेस कंसिडरेशन का अकाउंटिंग, फेज 3 असेट्स लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन का खर्चा अगर ट्रांसफरर कंपनी बेयर करने वाला है तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक, कभी कभी क्या होता है ट्रांसफरी बेयर करने वाला है, तो हम क्यों एंट्री पास करें, लेकिन अभी आता है, देखो ऐसे, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी बट पेड बाय ट्रांसफरर. मतलब ट्रांसफरर पहले पे करता है और फिर रिकवर करेगा. एंट्री क्या आएगी, ट्रांसफरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, रियलाइजेशन टू कैश बैंक नहीं आएगा. रियलाइजेशन को एक्सपेंसेस कब जाएंगे, ओनली इफ दे आर एग्रीड टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरर, ओनली इफ दे आर एग्रीड टू बी बोर्न बाय. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री आप पास करोगे. समझ में आया तुमको. अगर हम बेयर करने वाले, तो अगर ट्रांसफरी बेयर करने वाला है तो पहला एंट्री ट्रांसफरी टू कैश ऑब्लिक बैंक, हमने क्या किया, अमाउंट पे किया और फिर उनसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी अकाउंट. समझ में आया तुमको. फाइनली सेटलमेंट, फाइनली क्या किया, सेटलमेंट. सेटलमेंट मतलब क्या है, जो आपको शेयर्स आए ना ऊपर देखो ना, पीसी का डिस्चार्ज हो गया ना, पीसी डिस्चार्ज हो गया, पीसी डिस्चार्ज होके आपको पैसा आया, वो पैसा आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे. किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप पैसा, शेयर होल्डर्स के बीच में. सेटलमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू शेयर होल्डर्स अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. लॉस हो गया तो उल्टा एंट्री करो. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करो. क्या पे करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दैट कंपनी और इक्विटी शेयर्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस दो, ये कोई मैच द फॉलोइंग नहीं है. प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं क्या, इक्विटी के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं क्या, प्रेफरेंस के लिए कैश दे सकते हैं क्या, प्रेफरेंस को डिबेंचर्स दे सकते हैं क्या, प्रेफरेंस को फुटबॉल दे सकते हैं क्या, देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, वो लेगा नहीं वो. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऊपर क्रेडिट किया था हमने, पेएबल दिखाया था अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू कैश बैंक, टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. वेट अ मिनट, इक्विटी शेयर्स यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता, 10 रुपए के शेयर 180 पे दिए तो अपने लिए 180 आता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर. ट्रांसफरी के बुक्स में फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग आएगा. तो प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी टू अदर सिक्योरिटीज. समझा, सेम एंट्री इक्विटी के लिए आया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू प्रेफरेंस शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स, टू अदर सिक्योरिटीज, अदर असेट्स जो भी दे दिया है तो डिस्चार्ज किया. तो कितने फेजेस किए हमने टोटल, 4. डिकम्पोजिशन ऑफ बैलेंस शीट, पीसी अकाउंटिंग,
assets liabilities not taken over and expenses and finally settlement। वो हो गया सब कुछ, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आते हैं हम किसके बुक्स में, ट्रांसफरी के बुक में, चैप्टर ओवर। ट्रांसफरी का बुक्स अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, ये जो है ये AS 14 का चीज है पूरा। हाँ, अभी ये समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझना पड़ता है, बेसिक सुन लो। ट्रांसफरी क्या कर रहा है, ट्रांसफरी असेट्स, ट्रांसफरी बिजनेस को खरीद रहा है। किसके बिजनेस को खरीद रहा है ट्रांसफरी? ट्रांसफरर का जो बिजनेस है उसको एक्वायर किया जा रहा है। किसके थ्रू? ट्रांसफरर इज एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ट्रांसफरी। डू यू अंडरस्टैंड? बिजनेस खरीदा जा रहा है। अब सुनो, बिजनेस खरीदने के लिए बेसिक जो अकाउंटिंग होता है, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। जो बिजनेस आप खरीद रहे हो, बिजनेस खरीद रहे हो मतलब आप असेट्स भी ले रहे हो और आप लायबिलिटीज भी ले रहे हो। यू आर टेकिंग असेट्स एज वेल एज यू आर टेकिंग लायबिलिटीज। असेट्स 500 lakhs के, असेट्स आर ऑफ हाउ मच? 500 lakhs। कौन से है? अब इसकी आपको देखनी पड़ती है अग्रीड वैल्यू। सुन लेना, ठीक से सुनो। अभी आपने जो असेट्स टेक ओवर किए वो 500 lakhs के, लाइबिलिटीज 100 lakh का है, तो लॉजिकली पीसी होना चाहिए 400 lakhs, लेकिन पीसी ज्यादा हो सकता है। जो असेट्स टेक ओवर किए अदर देन द गुडविल 500 lakh के, लाइबिलिटीज 100 lakh के, लेकिन आपने पीसी पे किया 750 lakh। बच्चों नेट असेट्स आपके पास जो आए वो 400 lakh के हैं। जो नेट असेट्स आए वो 400 लाख के, लेकिन उसके लिए आपने पे कितना किया? 750 लाख। जो एक्स्ट्रा पे किया है वो सच में बोले तो गुडविल है। 350 लाख का क्या है? गुडविल। Why is it a goodwill? Excess paid over the book value of net assets is known as what? Goodwill. Any excess paid over and above book value of net assets is known as what? Goodwill. ये बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओनली इन accounting standard, I did not say Ind AS, only in accounting standard our ICAI has given one concession to the businesses. What is a concession? ICAI says if certain conditions are fulfilled, 5 कंडीशन लिखे उन्होंने, वो 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो गए तो हम उस अमालगमेशन को कहेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या कहेंगे? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और मर्जर का अमालगमेशन हुआ तो गुडविल नहीं दिखाई देगा, ये गुडविल स्ट्रेट अवे राइट ऑफ हो जाएगा। ये गुडविल जो है लॉजिकली क्या होना चाहिए अकाउंटिंग में, ये तुमने असेट्स कितने के लिए 400 लाख के असेट लिए, उसके लिए तुमने पे किया 750 लाख, तो एक्सेस जो पे किया उसको गुडविल दिखाना चाहिए और वो गुडविल को अगले 5 साल में, अगले 10 साल में अमोर्टाइज करना चाहिए P&L को डेबिट करके ट्रांसफरी ने। ये करेक्ट अकाउंटिंग है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला कि नहीं, अगर कुछ कंडीशंस मीट हो जाते हैं, 5 कंडीशन है, 5 के 5 मीट होने चाहिए। इफ ऑल 5 कंडीशंस आर मेट देन we will call it as amalgamation in the nature of merger। और उसके लिए pooling of interest method उन्होंने लिखा है। क्या मेथड लिखा है? pooling of interest। under pooling of pooling इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट 7%, 8%, 15% नहीं, ट्रांसफरर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ट्रांसफरी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों मर्ज हो गए तो उस केस में गुडविल नहीं दिखेगा, वो गुडविल स्ट्रेट अवे राइट ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में अर्निंग्स पर शेयर जो कंपनी का आता है मर्जर के बाद या अमालगमेशन के बाद वो ज्यादा होता है। So many businesses wish to follow pooling of interest method, but this is under AS, not under Ind AS। तो पहले आपको अकाउंटिंग करने के पहले आपको चूज करना है कौन सा मेथड फॉलो करना है। मेथड के लिए क्या चूज करना है? कंडीशंस फुलफिल हुए या नहीं हुए। कितने?
5। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के, एंट्रीज बाद में देखना। तो मैंने यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ देखने के लिए। मैं समराइज करके कंडीशन 5 की जगह पे मैं मर्ज करता हूँ कंडीशंस को। पहला कंडीशन है ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। कंडीशंस क्या बोला मैंने? ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी। ऑब्वियसली अगर तुमने कुछ असेट्स लायबिलिटी टेक ओवर नहीं किया है तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सच में किसी को टेक ओवर नहीं किया है तो क्या करो, ट्रांसफरर को पहले बोलो भाई तू बेच दे, और फिर बेचने के बाद ही हम टेक ओवर करेंगे ना। चलो छोड़ दो, एग्जाम में ऐसे चीटिंग नहीं करने का। क्या लिखा पहला कंडीशन? ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हुम ट्रांसफरर आर टेकन ओवर। ठीक है, कान खोल के सुनना अभी। आर टेकन ओवर, क्या अमाउंट पे टेक ओवर किया वो नहीं बोला मैंने क्या बोला? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन, क्या अमाउंट पे टेक ओवर करना, उसके लिए आईसीआई कैसे कुछ बोलेगा? एट व्हाट वैल्यू यू शुड टेक ओवर? आईसीआई कैन नॉट स्पेसिफाई द मार्केट वैल्यू व्हाइल पेइंग फॉर द असेट, दैट इज पीसी। मैं ट्रांसफरर हूं, ये ट्रांसफर ही है, मैंने कितना अमाउंट कलेक्ट करना चाहिए उससे, दैट इज आवर डिस्कशन। आईसीआई कैन स्पेसिफाई ओनली अकाउंटिंग। अब ठीक से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, दूसरा कंडीशन लेकिन मैं इसमें ही मिक्स कर रहा हूं पर्पसफुली, या जान दो लिखता हूं अलग से। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी। सेकंड कंडीशन देखो, ट्रांसफरी records these assets and liabilities at book value. Did you notice the change of English? I did not say transferee pays at book value or takes over at book value. मैंने लिखा है transferee records these assets and liabilities. record, accounting के लिए आप book value पे record कर रहे हो, पेमेंट के लिए आप मार्केट वैल्यू पे करो, बुक वैल्यू पे करो, या आपको और कोई वैल्यू पे करना है, वो तुम्हारा लुकआउट है। तुम पे कैसे कर रहे हो वो तुम्हारा लुकआउट है। सो असेट्स लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? बुक वैल्यू। तो जो बुक वैल्यू पे असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफरर के बुक में है वही बुक वैल्यू पे ट्रांसफरी के बुक्स में आ जाएगा। हाँ है ना? ये क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट, अब क्या होगा, ट्रांसफरर के बुक में जो ओनर्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स, दे मस्ट एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। बट कभी कभी ऐसे कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमको ये मर्जर पसंद नहीं है, हमको नहीं जाने का ट्रांसफरी कंपनी में, तो चलता है। लेकिन एटलीस्ट 90% ऑफ नॉट शेयर होल्डर्स, पर्संस ओनिंग 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स, persons or shareholders, whatever you want to say, persons owning at least how much? 90% of what? Equity shares. Of whom? Persons owning at least 90% of equity shares of transferor. 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का 90% निकलना है, आदमी लोगों का 90% नहीं निकलना है। 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्री टू बिकम व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ whom? Agree to become equity shareholders. Agree to become equity shareholders of whom? Transferee.
agreed to become equity shareholders of whom transferee, persons owning at least 90% of equity shareholders, what? Transferee. Are you clear? Number 4. So shareholders of transferor company, equity shareholder must become equity shareholder of transferee. लेकिन प्रॉब्लम देखो अभी क्या है, एक ट्रांसफरर का इक्विटी शेयर होल्डर है, ट्रांसफरर का क्या है, एक इक्विटी शेयर होल्डर है, एक शेयर के लिए आपको पे करना है टोटल 500 रुपया, उसका वर्थ 500 रुपीज है। ट्रांसफरर का एक इक्विटी शेयर कितने का है? 500 का है। आप क्या करते हो, 500 में से 50 रुपया उसको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में देते हो ट्रांसफरी का, और 450 कैश में देते हो, नहीं चलेगा। उसके चौथा कंडीशन है, पर्सन ओनिंग 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड पेमेंट टू अबाउ मेंबर्स, अबाउ मतलब 0.3, must be in the form of equity shares only. Payment to above members must be only in the form of equity shareholders. Must be only बोल रहा हूं, only in the form of what? बोलो, equity shares of whom? Of transferee. In the form of equity shares only. You cannot pay cash. Cash चल सकता है only for fractional shares. अब बोले फ्रैक्शन कैसे आता है? एक्सचेंज रेशियो की वजह से। Let's say exchange ratio is 3:2. For every 3 shares you are going to give 2 shares. ऐसा एक्सचेंज रेशियो आ गया, और मेरे पास जो शेयर्स है वो 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो जो नंबर आएगा निकल के वो फ्रैक्शन ही आएगा ना। 3:2 रेशियो है, मेरे पास है 500 शेयर्स ट्रांसफरर के, तो मेरे को कितने शेयर्स मिलेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 333.33 शेयर्स मिलेंगे। तो 333 तो मिलेंगे, लेकिन 0.33 कैसे मिलेगा? तो 0.33 का कैश मिलेगा, उतना चलता है, उतना चलेगा। तो मतलब क्या है, पेमेंट मतलब पीसी टू अबाउ मेंबर्स, अबाउ मतलब जो मेंबर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रांसफरर से ट्रांसफर को, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैश अलाउड है ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। 5वां कंडीशन टाइम पास है, बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर इज इंटेंडेड, business of transferor is intended to be carried forward. Business of transferor is intended to be carried forward. Obviously ना यार, अगर वो धंधा तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाले हो या कंटिन्यू नहीं करने वाले हो, why are you buying it? You are buying it because you are intending to carry it over. ठीक है। और एक एक्सेप्शन बोलता हूं यहां पर, सुन लेना। ट्रांसफरी रिकॉर्ड्स असेट्स एट देयर बुक वैल्यू। ट्रांसफरी रिकॉर्ड्स असेट्स एट देयर बुक वैल्यू। ट्रांसफर इज रिकॉर्डिंग असेट्स एट बुक वैल्यू, लेकिन कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी मैच नहीं हो सकता। ट्रांसफरर का जो अकाउंटिंग पॉलिसी था और ट्रांसफरी का अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सेम नहीं है। सो यू कैन मेक अ चेंजेस टू बुक वैल्यू टू मैच द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफरर के बुक्स में WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था, ट्रांसफरी के बुक्स में स्ट्रेट लाइन था, तो उसके लिए आपने उतना एडजस्ट किया तो चलता है, लेकिन एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं पड़ता। यहां से आगे स्ट्रेट लाइन फॉलो करो ना, आपको रिट्रोस्पेक्टिव कुछ करना ही नहीं होता। हाँ, बट इन्वेंट्री का एग्जांपल दे सकता हूँ। उसका इन्वेंट्री फीफो पे था, इसका इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे है, तो आपने जो इन्वेंट्री टेक ओवर किया वो फीफो पे है, इसका इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अगर ये पांचों के पांचों कंडीशन फुलफिल हो गए तो गवर्नमेंट आईसीए आपको कंसेशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देता है। कंसेशनल मतलब गुडविल नहीं दिखाओ, गुडविल दिखाने का नहीं, वो जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली गुडविल का। कैसे देखते हैं, देखो अभी मैंने इधर समरी लिखा है। ओके, मर्जर मेथड, ये कंडीशन फुलफिल हो गए तो कौन सा मेथड बोलेंगे हम उसको? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अमालगमेशन को बोलते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो
क्या क्या टेकर होगा क्या नहीं होगा इसका मैंने टिपिकल एंट्रीज के पहले ना मैंने नीचे एक ऐसा टेबल दिया है डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने पूरा स्टैंडर्ड एक्सप्लेन किया है। ये कंडीशंस यहाँ पे लिखे हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के कंडीशंस। ये देखो, ये देखना दो टाइप के मेथड है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। ऐसे दो टाइप के मेथड्स है, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेस। मर्जर में क्या है, satisfies all the 5 conditions of AS14 to be treated as amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of purchase, purchase को क्या बोला, failure to satisfy any one or more conditions। 5 में से एक भी नहीं किया तुमने तो हम उसको क्या बोलेंगे, amalgamation in the nature of purchase बोलेंगे। Accounting method, अकाउंटिंग मेथड फॉलोड इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। राइट हैंड साइड मैंने कौन सा मेथड बोला, अकाउंटिंग मेथड इज अ परचेस मेथड। अकाउंटिंग मेथड इज अ परचेस मेथड। ये है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, नाम अलग है सिर्फ, अभी इंपॉर्टेंट ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मर्जर मेथड में अब क्या क्या इंकॉर्पोरेट करता है, ठीक से देखो। ट्रांसफरी कंपनी incorporates number 1 assets, number 2 liabilities and number 3 reserves। तीनों चीजें incorporate की जाती है at what, at the book value। book value को carrying amount बोलते हैं। ट्रांसफरर के बुक में जो भी assets है, जो भी liabilities है, जो भी reserves है, सारे के सारे reserves, I did not say statutory reserves, I did not say revenue reserve, I did not say capital reserve, I said reserves। all the reserves of transferor company are taken over by transferee company। मतलब क्या नहीं टेक ओवर किया, उसका शेयर कैपिटल छोड़ के सब कुछ आ गया। बैलेंस शीट देखो, असेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स और ऊपर शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल छोड़ के मैंने सब कुछ ले लिया, तो कौन से वैल्यू पे ले लिया, बुक वैल्यू पे। तो याद रखना क्या टेक ओवर किया हमने, असेट्स, लायबिलिटी। आप बोले रिजर्व कैसे, बच्चों सच में बोलूं तो रिजर्व्स टेक ओवर नहीं होते। व्हेन यू से असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, रिजर्व्स भी आ गए, बिकॉज रिजर्व्स आर रिप्रेजेंटेड कॉन्ट्रा बाय नेट असेट्स। असेट्स माइनस लायबिलिटी मतलब नेट असेट होता है, तो रिजर्व्स आर रिप्रेजेंटेड कॉन्ट्रा बाय नेट असेट्स। तो जब मैं नेट असेट्स लेता हूं तब रिजर्व्स ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन ये कंसेशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो इसलिए रिजर्व्स ले रहे हैं, रिजर्व्स राइट ऑफ करने के लिए ले रहे हैं बेसिकली। राइट हैंड साइड देखो मैंने क्या ले लिया, असेट्स, लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, रिजर्व्स लिखा क्या नहीं, एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड, दे आर रिकॉर्डेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रिकॉर्डेड एट आइदर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू एज द केस में बी। रिजर्व्स आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, बुक वैल्यू पे या एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, अगर एग्रीड वैल्यू दिया है तो। लेकिन इधर क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, इधर बुक वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड बुक वैल्यू था, राइट हैंड साइड बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू और फेयर वैल्यूज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कंसीडर किया था, क्या क्या लिया, असेट्स, लायबिलिटी एंड रिजर्व्स। राइट हैंड साइड क्या ले लिया, असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या नहीं लिया, रिजर्व्स भी नहीं लिए। ठीक है, तो देखो अभी कंपेयर क्या करना, ठीक से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, प्लीज लिसन अप वेरी वेरी केयरफुली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व करना या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में बहुत बार सिखाया हुआ है। ऑब्जर्व करना मैं क्या लिख रहा हूं। मेथड, कितने मेथड थे, 2। मर्जर मेथड बोलो या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोलो, मर्जर एंड व्हाट, परचेस। जस्ट लिसन अप टू व्हाट आई एम सेइंग। अंडर मर्जर मेथड, difference between PC is what we are supposed to pay, PC is what we are supposed to pay, PC less शेयर कैपिटल। नेट असेट्स नहीं बोला मैंने, कोई तो नेट असेट बोला था अभी धीरे से। अंडर मर्जर मेथड हमने असेट्स लिया, लायबिलिटी लिया, रिजर्व्स भी लिए, मतलब हमने शेयर एट बुक वैल्यू, मतलब हमने क्या नहीं लिया, शेयर कैपिटल नहीं लिया, लेकिन उसके बदले में क्या दिया, पीसी, शेयर कैपिटल ऑफ होम, ऑब्वियसली ऑफ ट्रांसफरर। ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो डिफरेंस है पीसी माइनस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को हम डेबिट
और क्रेडिट टू रिजर्व्स करेंगे, डिपेंड्स ऑन विच वन इज बिगर। डेबिट और क्रेडिट टू रिजर्व मतलब ये रिजर्व्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे पीसी है 600 लाख, शेयर कैपिटल है 310 लाख, शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर 310 लाख है, उसके अगेंस्ट हमने 600 लाख पे किया, तो हमने एक्स्ट्रा पे किया। कितना एक्स्ट्रा पे किया? 290। ये 290 विल बी डेबिटेड टू रिजर्व्स। गुडविल आएगा ही, गुडविल आएगा ही नहीं, रिजर्व्स को डेबिट होगा। लेकिन बच्चों सिंपल बोलोगे, उसके रिजर्व्स भी टेक ओवर किए हमने, इसके ट्रांसफर के रिजर्व टेक ओवर किए हैं, और रिजर्व्स मतलब एक ही एंट्री में रिजर्व्स को डेबिट भी आएगा और रिजर्व्स को क्रेडिट भी आएगा। क्रेडिट कौन से रिजर्व्स होंगे? जो ट्रांसफरर के रिजर्व्स है वो टेक ओवर कर रहे हैं। मर्जर में क्या क्या टेक ओवर किया? ALR, असेट्स लायबिलिटीज रिजर्व एट BV, ALR BV। इधर परचेस में क्या किया? ALAV, एग्रीड वैल्यू, ऑब्लिक BV, ALAV BV, एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू। AL बोले तो असेट्स एंड लायबिलिटी, आर लिया क्या मैंने? अब परचेस मेथड में हम क्या करेंगे? PC लेंगे लेस एग्रीड वैल्यू या बुक वैल्यू, जो भी असेट्स के आपने रिकॉर्ड किए, एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, ये ले लो। इसको हम बोलेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर एक्स्ट्रा पे किया तो गुडविल को डेबिट होगा, अगर कम पे किया तो कहां जाएगा वो? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब आपको बिजनेस सस्ते में मिल गया, एग्रीड वैल्यू है 500, बट आपने टेक ओवर किया उसको, PC आपने पे किया 230 का ही, सस्ते में मिल गया धंधा आपको। कितने पे टेक ओवर किया आपने? 230 पे टेक ओवर किया, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी है? 500। तो जो कम पे किया हमने 270 कहां पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ये पहले दिमाग में फिट करना, क्या आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट कुड बी आइदर कैपिटल रिजर्व और इट कुड बी गुडविल, वॉट एवर द केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक से पढ़ना पड़ेगा कौन सा मेथड है। तो मेथड पहले आइडेंटिफाई करो, मेथड आइडेंटिफाई करके बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो कहां जाने वाला है वो देखो, वो समझ गए ना, अकाउंटिंग एंट्रीज तुम्हारे बहुत आसान है। तो अभी देखो मैंने वही लिखा है नीचे डिफरेंस में, डिफरेंशिएट बिटवीन का पॉइंट है ये, देख लेना। एडजस्टमेंट ऑफ PC, difference between the PC and the paid up capital is adjusted against reserves. और राइट हैंड साइड डिफरेंस बिटवीन द PC and net assets taken over। यहां पर net assets नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा था? Did you notice? PC and paid up capital का डिफरेंस है, राइट हैंड साइड PC and net assets taken over का डिफरेंस है। समझ में आया क्या तुमको? डिफरेंस किस चीज का है? हाँ, PC is to be compared। यहां पे PC में किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? पेड अप कैपिटल के साथ। PC पेड अप कैपिटल के साथ कंपेयर कर रहा हूं, और राइट हैंड साइड में मैं PC किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? नेट असेट्स टेकन ओवर। यार ये क्या हो गया यार इसको? ठीक है, एक सेकेंड, समझ गया। खुश? डिफरेंस कहां पे जाएगा समझा ना तुमको? नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए एक टाइम पास एंट्री पास करना होता है, उसका जरूरत मर्जर मेथड में आता ही नहीं, क्योंकि मर्जर मेथड में हमने सारे के सारे रिजर्व्स ले लिए, लेकिन अंडर परचेस मेथड हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व लेने पड़ते हैं। बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड, वापस बोल रहा हूं, व्हेन यू टेक ओवर असेट्स एंड व्हेन यू टेक ओवर लायबिलिटी, आपने रिजर्व भी टेक ओवर किया है, बिकॉज रिजर्व्स आर रिप्रेजेंटेड कॉन्ट्रा बाय नेट एसेट्स। दिस इज जस्ट द अकाउंटिंग टाइम पास डन बाय पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव। So please become creative in your life, do not become a टंट। तो हमें सिर्फ एंट्री पास करना, इसका लॉजिक वगैरह कुछ सोचो मत, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं, ये फालतूगिरी है सिर्फ। क्या एंट्री पास करना पड़ेगा? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या मिला ये एंट्री पास करके? कुछ नहीं, ऐसे ही डिस्क्लोजर, इतना बेसिकली स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड बी डिस्क्लोज्ड। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब कोई लॉ के अंदर आपको कोई रिजर्व मेंटेन करना था तो डिस्क्लोज करते रहे ना। मर्जर के बाद लिखो कि डिस्क्लोजर करो, एंट्री क्यों पास करना है बोल रहा।
रियल लाइफ में एंट्री तुम बुक्स में पास करते हो नहीं करते हो रिलेवेंट नहीं, क्या रिलेवेंट है तुम डिस्क्लोज कर रहे हो बस। मतलब तुम क्या एंट्री पास करो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, असेट साइड को डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब प्रॉब्लम क्या है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट असेट साइड पे दिखाएंगे किधर, इसका क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड लिखा था तो वो पुराने जमाने में लिखा था, पुराने जमाने में फिक्टिशियस असेट करके चीज होता था, अभी फिक्टिशियस असेट चीज है ही नहीं, तो लिखने का किधर। कुछ लोग बोलते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट असेट साइड पे लिखो, कुछ लोग बोलते हैं रिजर्व्स में से ही माइनस करो। मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, तुम स्टैट्यूटरी रिजर्व ऐड कर रहे हो और उधर ही माइनस कर रहे हो। इंपैक्ट नथिंग, बट फॉर यू इंपैक्ट कुड बी ऑफ 1 और 2 मार्क्स। तो अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है, बच्चों पीसी के लिए रिजर्व्स आए नहीं, तो पीसी अलग था, पीसी का और ये मेथड्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सो एंट्री के पास क्या मैंने, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरर बोर्न बाय ट्रांसफरी, अगर है ऐसा तो लिक्विडेशन में तुमने खर्चा किया एडिशनल, मर्जर मेथड में सब कुछ किधर डेबिट होगा, रिजर्व्स, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरर on right hand side will be debited to goodwill or capital reserve as the case में भी। बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा ऊपर गुडविल आया था या कैपिटल रिजर्व आया था उसके हिसाब से। नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हुए थे और उसकी में से कुछ स्टॉक बचा है। फॉर एग्जाम्पल, किसने क्या बेचा था वो छोड़ दो, 100 रुपए के गुड्स 130 को बेचे थे, या एक काम करते हैं 5 लाख कॉस्ट था, कॉस्ट कितना था 5 लाख, सेल वैल्यू किसने किसको बेचा वो रिलेवेंट नहीं है, ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचा होगा, ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर को बेचा। सीक्वेंस इज नॉट रिलेवेंट इन दिस चैप्टर, वो सीक्वेंस कंसोलिडेशन चैप्टर में रिलेवेंट होगा। कंसोलिडेशन चैप्टर अगर आपको याद आ रहा है तो उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम था, इधर अमालगमेशन चैप्टर में उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता। 5 लाख का क्या है बच्चों, कॉस्ट, उसका सेल वैल्यू है 7 लाख, 5 लाख का माल 7 लाख को बेचा। अब उसमें से स्टॉक में कितना बचा है, स्टॉक में बचा है मैं बोलता हूं 40% गुड्स स्टॉक में बचे। सो 5 लाख का गुड्स ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचा था 7 लाख को, लेकिन 7 लाख में से अभी 40% ही स्टॉक में बचा है। मतलब कितना स्टॉक में बचा है, 2,80,000, दैट इज इक्वल टू 2,80,000। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट करंट सेल वैल्यू। एक कंपनी ने दूसरे को बेचा, अब मर्जर के बाद 280 पे स्टॉक नहीं दिखा सकते आप, 280 इंक्लूड्स प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट था 2 लाख का, लेकिन बच्चों 2 लाख के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है। कॉमन सेंस लगाओ, 5 लाख के गुड्स ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचे 7 लाख को, 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर दिया, लेकिन उसमें से 7 लाख का सिर्फ 60% सेल हो चुका है, 40% अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था तुम्हारा, 2 लाख, 2 लाख का 40% अनरियलाइज प्रॉफिट है। 80,000 इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 80,000 इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब ये जो स्टॉक है तुम्हारा 280 का दिख रहा है, 280 का नहीं दिखना चाहिए, स्टॉक 2 लाख का ही दिखना चाहिए। क्यों 2 लाख का दिखना चाहिए, कॉमन सेंस। तुम्हारा कॉस्ट कितना था 5 लाख, 5 लाख में से कितना स्टॉक में 40%, 5 लाख का 40% 2 लाख, 2 लाख का ही स्टॉक दिखना चाहिए, लेकिन दिख कितना रहा है स्टॉक, 280 का दिख रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है स्टॉक उसको नीचे लाओ। स्टॉक को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। वेरी इंटेलिजेंट। स्टॉक को कभी क्रेडिट बैलेंस आ सकता है क्या, नहीं, स्टॉक कैन नॉट बी निगेटिव। मेरे पास निगेटिव 5 लाख का स्टॉक है, पकड़ के मारूंगा, स्टॉक का निगेटिव नहीं हो सकता, स्टॉक हैज टू हैव पॉजिटिव वैल्यू। तो तुम्हारा स्टॉक जो है उसको डेबिट बैलेंस है, उसको मेरे को कम करने का है, तो कुछ भी करो क्रेडिट देना पड़ेगा, स्टॉक को क्रेडिट देना है। और डेबिट किधर जाएगा, डेबिट विल गो टू आइदर रिजर्व्स और गुडविल डिपेंडिंग ऑन द मेथड। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट will go to reserves under merger method, unrealized profit will go to goodwill oblique capital reserve under purchase method, unrealized profit will go to goodwill oblique what, capital reserve under which method, purchase. Do you understand that? Very good. तो हो गया। अब जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। ऊपर देखो एंट्रीज, देखो कौन सा मेथड है पहला, मैंने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लिया। सबसे पहला एंट्री क्या करना है, एक टाइम पास एंट्री करना है। यू हैव टू शो अमाउंट पेएबल टू, यू हैव टू शो अमाउंट पेएबल टू ट्रांसफरर कंपनी शेयर होल्डर्स। तो परचेस ऑफ बिजनेस
business purchase account debit to liquidator of transferor company. We show amount payable. We show amount payable. ये पहला एंट्री क्या है? बेसिकली अमाउंट पेबल. ये एंट्री नहीं पास किया तो भी चलता है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स के लिए पास करने का अच्छा रहता है, भगवान करे थे. फिर क्या करोगे? असेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे. कौन सा मेथड चल रहा है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट. असेट लायबिलिटी कौन से अमाउंट पे आएंगे? बुक वैल्यू पे. कौन से? सिर्फ कुछ असेट्स लायबिलिटी आएंगे, सारे के सारे? सारे के सारे आएंगे. क्यों सारे के सारे आएंगे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में ऑल असेट्स, all liabilities, all reserves, ALRBV. क्या याद रखने का? We have memory techniques. Pooling of interest method, ALRBV. Purchase method, ALAVBV. समझा ना? क्लियर? मर्जर मेथड में क्या होता है? Difference between PC and the share capital. Share capital is nothing but assets, liability, reserves. Assets minus liability minus reserves at book value. ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया? Respective asset account debit to respective liability to respective reserve. कहां से उठाए? ट्रांसफरर के बुक से सारे के सारे उठाए. टू बिजनेस परचेस है, पीसी पेएबल दिखाया, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ गया. टू कैपिटल रिजर्व. बच्चों आइदर यू विल हैव आइदर, ओ सॉरी इधर गया, यू विल हैव आइदर डेबिट टू रिजर्व और क्रेडिट टू रिजर्व. ये हैशटैग वाला फिगर जो बैलेंसिंग फिगर है, हैशटैग इज अ बैलेंसिंग, दोनों नहीं आ सकते एक एंट्री में. आइदर देयर कुड बी डेबिट टू रिजर्व्स ऑन एज अ बैलेंसिंग फिगर और देयर कुड बी क्रेडिट. देखो नीचे क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड paid up capital or a share capital of whom transfer. I did not say paid up equity capital. You preference shares are also part of PC. Preference shares are part of PC. तो ये PC payable इधर दिखा रहा है. Business purchase is nothing but PC. और business purchase is a PC. थर्ड एंट्री PC जो payable दिखा है पहले एंट्री में. ओके आपको ये बिजनेस परचेस अकाउंट पसंद नहीं है तो आप क्या करो, डायरेक्ट बिजनेस परचेस की जगह पे यहाँ पे लिक्विडेटर लिख सकते हो. Can you write liquidator directly? Yes. Discharge of purchase consideration. Liquidator account debit to cash oblique bank to equity share capital to securities premium. हमने क्या किया? पैसा पेएबल दिखाया. किसको पेएबल दिखाया? पेएबल नहीं, पे किया. लिक्विडेटर को पहले पेएबल दिखाया था, अब मैंने क्या किया? पेमेंट कर दिया. लिक्विडेटर टू कैश बैंक टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए तो. डिड यू नोटिस मैंने प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह कुछ लिखा नहीं. क्यों? इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स ही देने पड़ते हैं ना मर्जर मेथड में. इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दे सकते. कौन से मेथड में? मर्जर मेथड में. समझा ना? कैश कैन बी गिवन ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर पे किए तो रिजर्व्स टू बैंक. अगर उन्होंने पे किया और हमने रीइंबर्स करवाए तो पहले रिजर्व्स टू लिक्विडेटर एंड देन लिक्विडेटर टू बैंक. अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट रिजर्व्स टू बैंक. Adjustment of value of assets and liabilities to bring in conformity with accounting policy. Reserves to asset liability. Asset liability को नीचे लाना है तो this is decrease asset, increase liability. ये जो एंट्री है ना, असेट को क्रेडिट किया तो असेट की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है लाइबिलिटी को क्रेडिट करने से. असेट को आपको बढ़ाने का है. इंक्रीज असेट एंड व्हाट? डिक्रीज लाइबिलिटी. एंट्री असेट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिजर्व. परचेस मेथड. परचेस मेथड पहला एंट्री सेम है. ये बच्चों मुझे बोलो, आप परचेस मेथड फॉलो करते हो या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करते हो, उससे पीसी की अमाउंट को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. करेक्ट. पीसी की अमाउंट इज इंडिपेंडेंट. परचेस कंसिडरेशन अमाउंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग. तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट. समझा तुमको? रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो आप क्या करोगे? रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट. असेट ले लिया मैंने, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी. अब ये जो असेट और लाइबिलिटी मैंने टेक ओवर किया ना बच्चों, ये कौन सा अमाउंट पे होगा? एवी और बीवी. अगर एवी नहीं दिया तो बीवी पे जाएंगे. अग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू टू बिजनेस परचेज, दैट इज नथिंग बट अमाउंट पेएबल. अब डेबिट डिफरेंस कुड बी गुडविल और क्रेडिट कुड बी कैपिटल. It is a difference between PC and fair value or book value of net assets. Discharge of PC, liquidator to cash bank. अभी मैंने फॉर फ्रैक्शनल नहीं लिखा, क्यों? यहाँ पे नॉर्मल कैश बैंक भी आ सकता है ना.
परचेस मेथड में तुम कैश दे सकते हो, 2 इक्विटी शेयर्स, 2 प्रेफरेंस शेयर्स भी आया, ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं था, क्यों प्रेफरेंस शेयर्स नहीं था ऊपर? इक्विटी शेयर्स को आप प्रेफरेंस शेयर्स ऊपर नहीं दे सकते हो, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे सकते हो, मर्जर मेथड में इक्विटी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, गुडविल टू कैश बैंक, गुडविल टू कैश बैंक आएगा अल्टीमेटली। स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट टू रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी रिजर्व। इंटर कंपनी ओइंग, मर्जर होने के बाद ट्रांसफरी के बुक्स में क्या करोगे आप? इंटर कंपनी ओइंग मतलब एक के बुक में डेटर है, दूसरे के बुक में क्रेडिटर है, या एक के बुक में बिल पेएबल है, दूसरे के बुक में बिल रिसीवेबल है, एक के बुक में लोन गिवन है, एक के बुक में लोन टेकन है, ऐसा कुछ भी रहेगा तो क्या करोगे, कैसे नॉक ऑफ करोगे? अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, इन सिंपल लैंग्वेज, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर को डेबिट है ना, तुमको डेटर बंद करने का है, डेटर को क्या करो? क्रेडिट करो। क्रेडिटर को क्रेडिट है, उसको बंद करने का है, डेबिट करो। तो एंट्री क्या की? क्रेडिटर टू डेटर, बिल पेएबल टू बिल रिसीवेबल, करंट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस टू करंट अकाउंट विद लोन पेएबल टू लोन रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल टू इंटरेस्ट, इंटर कंपनी ओइंग चलेगी। अनरियलाइज प्रॉफिट, अभी भी मैंने बोला स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट है तो निकालो प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोला चल हट, स्टॉक को कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट, तो क्रेडिट करो स्टॉक को। मर्जर मेथड में डेबिट जाएगा रिजर्व्स को और परचेस मेथड में डेबिट जाएगा गुडविल को, है ना? यहाँ पर मैंने समरी दिया है स्टैंडर्ड का, किसी को थियरी क्वेश्चन पढ़ना है तो ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं चैप्टर की समराइज करूं तो चैप्टर में क्या क्या है कवर्ड है? एस 14 नहीं बोलना चाहिए मैंने, अमालगमेशन, पूरा चैप्टर अगर मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली तुमको फोकस तुम्हारा कहां पर होना चाहिए? तुमने आज क्विकली मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में तुमने ये कॉन्सेप्ट बुक जो मैंने अभी पीडीएफ, जिनके पास फिजिकल बुक है फिजिकल पढ़ो, जो बच्चे के पास फिजिकल नहीं, मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ शेयर करता हूं, क्विकली आपने पीडीएफ देखना चाहिए। एंड देन जो भी आपके पास क्लास के नोट्स है, सॉल्यूशंस है, आपके पास पेज नंबरिंग किया होना चाहिए, सब कुछ होगा, उसको गो थ्रू करिए, राइट? तो क्या करना है आपको? पहले परचेस कंसीडरेशन, कितने मेथड सीखे हमने? 3। कौन से 3 थे? लमसम, नेट असेट्स मेथड, नेट पेमेंट। पूरी याददाश्त वापस आई क्या तुम्हारी? अब तुम सम्स देखेगा थोड़ी और घटिया घटिया वाली याददाश्त आएगी, सम देखना चालू करेगा, कुछ कुछ जगह पे इरिटेशन आएगा, कंट्रोल करने का अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, it's a basically training given by the institute that you should not get irritated in your life. You will get irritated later on from your spouse, article clerks, colleague, your boss, job, जो भी है, जिससे भी, स्टूडेंट्स। तो अब मैं तुम लोगों को सिखाने का राज क्या है? आईसी है। इतने इरिटेट करते तभी भी मैं एक पॉइंट तक इरिटेट हो जाता हूँ, आगे वापस कंट्रोल में आ जाता हूँ। कैसे है? इंस्टीट्यूट, थैंक यू आईसीआई। तो परचेस कंसिडरेशन तीनों मेथड से आपको निकालना है, तीनों मेथड नहीं, सॉरी, तीनों में से कोई तो एक मेथड। फिर आप क्या करोगे? अकाउंटिंग इन व्हाट? इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। ये चार्ट मैंने क्लास में भी बना के दिया रहेगा पक्का, वीकली बनाने का। डीकंपोजिशन, उसमें हमने क्या किया था? सबसे पहले डीकंपोजिशन किया, असेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट क्लोज किया, यस नो। फिर हमने क्या किया? पीसी का अकाउंटिंग किया, पीसी रिसीवेबल दिखाया और पीसी रिसीव किया। फिर असेट लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर जो भी था उसको हमने सेल आउट कर दिया या पे आउट कर दिया। एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो भी है उनको हमने बुक कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। देन फाइनली हमने क्या किया? सेटलमेंट, प्रॉफिट लॉस बुक कर दिया रियलाइजेशन पे, और जो भी असेट्स आई थी पीसी में डिस्चार्ज होके उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर डिसाइड टाइप ऑफ मर्जर, उसमें
कौन से दो टाइप थे, मर्जर मेथड था और टाइप ऑफ मेथड, मर्जर मत बोलो, टाइप ऑफ मेथड और डिसाइड मेथड, टाइप कहीं का, डिसाइड मेथड, सिंपल। डिसाइड मेथड कौन सा मेथड हो सकता है रे? मर्जर मेथड हो सकता है या परचेस मेथड हो सकता है, और उसके हिसाब से अकाउंटिंग एंट्रीज करो। मर्जर मेथड में क्या की था, असेट लायबिलिटीज एज वेल एज रिजर्व्स आर टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू। परचेस मेथड में क्या टेक ओवर होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू ऑब्लिक बुक वैल्यू, और इसका कंपैरिजन होता है शेयर सॉरी पीसी के साथ, और डिफरेंस यहां पर डिफरेंस गया रिजर्व्स को, यहां पर डिफरेंस गया गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ज्यादा पे किया तो गुडविल, कम पे किया तो कैपिटल रिजर्व, हाँ है ना। और एक पॉइंट है लेकिन लिखने का वहां पे जगह नहीं है तो नीचे लिखता हूं, स्पेशल पॉइंट्स थे कुछ। क्या स्पेशल पॉइंट्स थे मर्जर के लिए, इंटर कंपनी ओइंग, इंटर कंपनी ओइंग, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, सीक्वेंस पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, एंड देन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। बस इतना सिंपल है पूरा स्टैंडर्ड। आपने क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करिए, पूरा चैप्टर आज का आज आपको समझ है, धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेस खत्म करो। बड़े बड़े चैप्टर जो है ना पहले मैं नॉक ऑफ करता हूँ। तो अभी हम कल से कंसोलिडेशन पे जाएंगे। कंसोलिडेशन में 3 पार्ट्स है। AS21 इट इज अज्यूम, बच्चों जो ऑनलाइन पब्लिक है, ये अजम्पशन है कि आपने पहले कुछ देखा है। लाइक जो ओल्ड सिलेबस के कुछ बच्चे, अगर आप सिर्फ फास्ट ट्रैक के ऊपर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपको सब कुछ आएगा, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है यार। मतलब क्योंकि ये अमालगमेशन ये सारा सिखाने के लिए और इसके क्वेश्चन सिखाने के लिए मेरे को शुरुआत में 20 घंटे तो गए होंगे आराम से, 10 लेक्चर तो आराम से लगे होंगे, 8-10 लेक्चर लगे होंगे। तो ये है। तो अभी मैं कंसोलिडेशन का ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा, देन AS23 एंड AS27। वो एक दिन में नहीं होगा तीनों, 2 दिन तो लगेंगे मेरे हिसाब से। कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर, 2 लेक्चर में शायद ये हो जाएगा। वो एक लगभग 15 मार्क मान के चलो आप। तो बड़े बड़े चैप्टर जो है और जहां पर दिक्कत है उनको मैं नॉक ऑफ करता। अभी रिकंस्ट्रक्शन भी बड़ा चैप्टर है लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है, नहीं लूंगा। जर्नल एंट्री रिकंस्ट्रक्शन में कुछ मतलब दिमाग वाला चीज नहीं है। जहां पर आपको रिकलेक्ट करने में या डर है, खौफ है, वो खौफ पूरा मैं खत्म कर दूंगा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 13 ऑफ ICA मॉड्यूल? नो, यू गो थ्रू इट ऑन योर ओन। और आपका समरी वाला बुक कहाँ से मिलेगा? ये समरी नहीं, ये वाला। अरे तुम लोग ना, ये मार्केटिंग टेक्निक्स होते हैं बच्चों। मेरा तुम लोगों को यार पैसा ही देना है क्या? ये जो तुमने सीखा, तुमने लिखा होगा, ये मैं PDF दे रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है बेटा। ये सी वो समरी मैं बनाता हूँ, समरी वाला बुक अगले अटेम्प्ट को मैं पक्का बेचूंगा। हाँ, चार्ट्स बनाता हूँ ये। अरे लेकिन चार्ट्स बना के 100, तुमको चार्ट चाहिए तो चलो कुछ चार्ट्स बनाए, लेकिन मैं अगले बैच में उसको प्रिंट करके ना ऐसा कैलेंडर करके मस्त है कि एडवर्टीजमेंट करूंगा, बेचूंगा ऐसे। लिंक टू बाय इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको इसको ये जो है शेयर करता हूँ। इसको शेयर का ऑप्शन किधर गया अभी ना? हाँ, शेयर ऑप्शंस। तो आई विल शेयर दिस PDF वट एवर वी रिटन आउट देयर ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपका ये अपलोड हो रहा है फाइल, कुछ तो आ जाएगा, 10-11% का अपलोड हो चुका है। तो ये फाइल पढ़ लेना, उसके बाद आप ये करना। तो अभिषेक पाठक जी, कोई समरी वाला बुक है ही नहीं मेरे पास। है समरीज कुछ कुछ बना हुआ, लेकिन क्या करोगे क्या यार बेच के? मतलब वो मेरे को नहीं होता है मेरे से। मैं अगली बार लेकिन करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना ऑनलाइन, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कर लिया हमने, कंसेप्ट कर लिया, तो कंसेप्ट के साथ उनको क्या ना, ये बहुत सारे बच्चे ना वो पहले ठीक से पढ़ते नहीं है।
तो फिर समरी, फास्ट ट्रैक, ये वो चीजें ऐसे पीछे पड़ जाता है। आपने पहले जो भी किया होगा, देखो मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, प्रोडक्ट कस्टमर लोग है, जीएसटी लगाएंगे हम प्रोडक्ट के ऊपर, अगली बार पक्का करेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट क्यों तुमको क्वेश्चंस करना? हाँ, जिसको बहुत ही प्रॉब्लम है यार, तुमने वो ब्रिज बैच मैंने दिया था, वो क्या मैंने पैसा भी कम लगाया था उसका, जिन जो भी बच्चे पुराने बैच के ट्रांसफर होके आए थे, वो आपने वो लेक्चर्स कंप्लीट देखने चाहिए, नहीं देखे आपने, और आप सिर्फ ये उम्मीद में बैठे हो कि फास्ट ट्रैक से आपको कवर अप हो जाएगा। अगर ऐसा प्रॉमिस कोई भी देता है ना, तो वो झूठा प्रॉमिस है। वो तुमको फीलिंग देगा तो कि तुमको सब कुछ आ रहा है, ये मैंने मैंने तुमको ये फीलिंग दिया, मैंने कंसेप्ट कवर अप कर लिया, लेकिन इसके ऊपर तुमको प्रैक्टिस तुमको ही करना पड़ेगा यार। इफ आई गिव यू प्रॉमिस दैट बाय जस्ट डूइंग दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी डैम क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन, इट्स लाइक मोदी जी की गारंटी है कि मैं 15 लाख रुपया ब्लैक मनी जिसका ब्लैक मनी वापस लेके आऊंगा, और जिसने टैक्स पे किया उसके अकाउंट में 15 लाख रुपया दे दूंगा, या हम फार्मर्स का इनकम डबल अप कर देंगे, या हम भारत से पावर्टी निकाल देंगे। ये प्रॉमिसेस सही होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन, तो मोदी जी को भी मालूम था कि ये प्रॉमिस जब दिया तो वो फुलफिल नहीं होने वाला है, फिर आपने दिया क्यों? इलेक्शन यार, क्या करेंगे ना, करना पड़ता है ऐसा, तो हमको भी ऐसा करना पड़ता है। ये लेक्चर्स अटेंड करो, आपको अमालगमेशन के 10 मार्क तेरे पक्के हो गए, तो 10 मार्क पक्के हो गए, चल अब कल कंसोलिडेशन के लिए आ जा, बाय बाय, थैंक यू।